राइट गुड लाइफ। सभी साथियों को जिंदाबाद। NAPM युवा संवाद के इस महीने के दूसरे संवाद में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। इस महीने आप सभी जानते ही हैं कि किसान आंदोलन जो शुरू हुआ है नवंबर से, हम जानते हैं कि उनको दिल्ली के बाहर कई बॉर्डर पर रोक दिया गया था। वो तो उस आंदोलन तो मतलब कई महीनों से शुरू हुआ है, पर जब उनको रोका गया उसका 1 साल इस नवंबर में पूरा होने वाला है। तो इस महीने जो NAPM युवा संवाद है उसका विषय और 2 थीम हमने सिलेक्ट किया है, वो है किसान आंदोलन में युवा। और उसमें ये दूसरा जो संवाद है उसमें मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम कृषि का बाज़ारीकरण और खेती का संकट है जो देश में, उसके बारे में बात करेंगे। ये पूरे संवाद में हमारा प्रयास है कि जो संघर्ष और निर्माण के कामों में जो युवा जुड़े हुए हैं, वो एक तरह से अपनी बात रखें, और जिन मुद्दों पर चर्चा नहीं होती है या बहुत कम होती है, उन मुद्दों को भी हम इस पूरे संवाद की प्रक्रिया में जोड़ें। और उसकी बात युवा वो अपने आपस में तो बात करे ही करे, पर एक व्यापक समाज में भी ये पूरी बात जाए, उस हेतु से ये पूरा संवाद की प्रक्रिया कई महीनों से चल रही है। आज के इस संवाद का जो संचालन है वो गार्गी मांगुलकर जी करेंगी, जो एक फेमिनिस्ट हैं और संशोधनकर्ता भी है और कर्मशील भी हैं। खासकर महिला किसानों के साथ काम कर रही हैं, और वो नेशनल कोऑर्डिनेटर है महिला किसान अधिकार मंच की। तो गार्गी जी का मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूँ। और आज के जो 3 वक्ता हैं, महेश जी, योगीराज भाई और श्री हर्षा, उन तीनों का भी मैं स्वागत करता हूँ। और आगे का सत्र मैं गार्गी जी से अनुरोध करता हूँ कि वो आगे का सत्र का संचालन करें। गार्गी जी। थैंक यू पार्थ। मैं कोशिश करूंगी कि अंग्रेजी और हिंदी में साथ साथ बात करूं। तो I will try my best to speak in English and Hindi. Um, Basically, in the larger context of increasing corporatization of agriculture and deepening agrarian crisis or distress, the session that we are in, we are trying to understand where do youth find themselves in all of this, and so all of the speakers would talk, about various issues. From digitization to farmer producers to the farm movement as well. But we would also like to uh, try to understand if there is a deeper critique of how the government itself is, whether it is trying to make agriculture viable or attractive for the youth, because there is often this critique that young people are no longer interested in agriculture and are moving away from the rural livelihoods. And so how do we make agriculture itself viable, especially to small marginal landholders or those who are landless farmers, etc. And so within that context, how do we find the many questions and aspirations of young people? Hopefully that is what we would address in this session. I will quickly translate this. I will be talking a little bit more, but I'll quickly translate what I've said till now. मूल रूप से कृषि के बढ़ते निगमीकरण या कॉर्पोरेटाइजेशन और कृषि से जुड़े जो संकट है, उनके ऊपर एक व्यापक रूप से चर्चा करने की ये कोशिश है। हम इस पूरे मुद्दे पर युवाओं को कहाँ पे पाते हैं, और एक जो ये सारे जो मुद्दे हैं इनको हम
हम कई बार ऐसा कहा जाता है कि जो युवा है वो आजकल किसानी में उतने इंटरेस्टेड नहीं है, वो कृषि से दूर होते जा रहे हैं। लेकिन क्या हम ये भी देख सकते हैं कि गवर्नमेंट क्या इस पर कृषि को या किसानी को और वायबल इसको और अ, अ, व्यवहार व्यवहार्य बना रही है या नहीं। तो विशेष रूप से क्या हम छोटे या सीमांत भूमिधारकों या भूमिहीन किसानों के लिए कृषि को किस तरह से और वायबल बना सकते हैं, तो उस संदर्भ में थोड़ा-सा बात करेंगे। अ, Sorry. Before we move to our speakers, I would like to take this opportunity to speak a bit from the perspective of the rights of women farmers and also about Makam itself. Makam is a nationwide alliance of individual researchers, activists, and various organizations that are united in a common purpose to secure the rights and recognition of women as farmers. Um, we currently have a presence in about 24 states, and but you could say that we have a very active presence in around 10 to 12 states. When we talk of women farmers, we are speaking not just of women who are involved in cultivation, we are also talking about women that are engaged in allied livelihood activities such as agricultural labor, livestock rearing, forest produce work, fishery, pastoralism, etc. And in that sense, then our um, our entire support to the farmer movement has also been very strong and unequivocal. But we have also, as Makam, we have circulated a statement prior to this. We have also asked um, for the repeal of the three agricultural laws. We have asked for bringing a guarantee for remunerative pricing, which we believe in the long term is which would protect farmers' rights, but also women farmers' rights. And women farmers are also, they generally tend to be small and marginal and landless farmers. So it is not only just about that, but we are hoping that um, through this process, the larger movement would also take cognizance of the issues of women farmers and to acknowledge that they also have rights over their resources and to ensure that these rights are protected. So whether it is rights over land, whether it is rights over natural resources such as water, etc. So those are sort of the larger concerns that Makam has articulated at various points of time. Um, I'll just quickly summarize what I've said in Hindi. Um, इससे पहले कि हम अपने वक्ताओं की तरफ जाए, मैं इस अवसर पर महिला किसानों के अधिकार के नज़रिए से, उनके पर्सपेक्टिव से और मकाम के बारे में भी थोड़ा बात करना चाहूँगी। महिला किसान अधिकार मंच यानी मकाम जो है, ये इसे आप एक गठबंधन समझ सकते हैं, एक अलायंस की तरह समझ सकते हैं, जो राष्ट्रव्यापी है। और इसे हम इस अलायंस में कई सारे इंडिविजुअल एक्टिविस्ट है, रिसर्चर्स है और कई सारे विभिन्न तरह के ऑर्गेनाइजेशंस या संगठनाएं हैं जो एक इस साझा उद्देश्य से एकजुट हुए हैं कि महिला किसानों के अधिकारों और मान्यता और सुरक्षित उनके उनके अधिकारों को सुनिश्चित किया जा सके। देश भर में मकाम के एक काफी एक्टिव प्रेजेंस जो है वो 10 से 12 राज्यों में है और
जब हम महिला किसानों की बात करते हैं तो हम न केवल खेती में शामिल महिलाओं की बात कर रहे हैं, बल्कि हम उन महिलाओं की भी बात कर रहे हैं जो श्रमिक है, जो पशुपालन में जो पशुपालन करती है, जो वनोपज को वनों में जाके काम करती है, जो मत्स्य पालन करती है, आदि जैसे संबंधित आजीविका से जो रूरल लाइवलीहुड से जो जुड़ी है। तो उस तरह से हम महिला किसानों की बात करते हैं, जब हम कहते हैं कि हम महिला किसानों के अधिकार की बात कर रहे हैं। अम हालाँकि मकाम ने संयुक्त किसान मोर्चा और किसान आंदोलन के जो 3 किसान विरोधी कानूनों को रद्द करने और उनको एक एमएसपी वगैरह वो सारे जो मुद्दे हैं, उन सब के पीछे मकाम बिल्कुल मज़बूती से खड़ा है। लेकिन हमारा मानना है कि किसानों और विशेषकर महिला किसान जो कई बार छोटे और सीमांत किसान भी होते हैं, जिनके पास अपना ज़मीन नहीं होता है, अ, उनके हकों की रक्षा करना और उनके अ, उन उनकी उनके किसान होने का वजूद जो है, उनकी जो आइडेंटिटी है, उसको अगर हम सुनिश्चित कर पाएँ और उस हिसाब से अगर देख सकें, तो अच्छा होगा। मैं जानती हूँ मुद्दा कॉर्पोरेटाइज़ेशन का है, लेकिन मुझे ऐसा भी लगता है कि अगर हम थोड़ा-सा इस इस रूप से भी, इस पर्सपेक्टिव से भी देख सकें, तो बहुत ही अच्छा होगा। अ, अब मैं योगी राज जी से अनुरोध करूँगी कि वो आके बात करें। योगी राज का पहले मैं ज़रा इंट्रोडक्शन भी दे देती हूँ, पहले अंग्रेज़ी में देती हूँ। अ, Yogi Raj is currently the president of the Purvanchal Kisan Union in Uttar Pradesh. He is a former student leader president from Baldev PG College, Badagaon, Varanasi. He was also formerly part of the district panchayat as a representative in Varanasi. योगी राज सिंह जी जो उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं, वो इससे पहले एक पूर्व छात्र अध्यक्ष भी रह चुके हैं बलदेव पीजी कॉलेज बड़ागांव वाराणसी से, और वे पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि भी रह चुके हैं वाराणसी से। योगी राज जी, वेलकम, एंड प्लीज आई वुड रिक्वेस्ट यू टू स्पीक नाउ। सभी को नमस्कार। आवाज मेरी जा रही है? जी, जी। बोलिए, बोलिए। अच्छा। हाँ, देखिए, हम लोगों को 2 मुद्दों पे बात रखनी है, उस पे चर्चा करना है। कृषि का बाजारीकरण और खेती की संकट, जिसमें युवाओं की भागीदारी क्या है, क्यों युवा खेती से दूर होता जा रहा है, खेती किसानी से दूर होता जा रहा है। इसमें कई कारण हैं, लेकिन मैं कुछ मुद्दों पे बात करना चाहता हूँ। देखिए भैया, आप देख रहे हैं कि जो लगभग 1 साल से तीनों जो काले कृषि कानून बने हैं, उसको लेकर के पूरे देश में किसान आंदोलित है। और जो किसान आंदोलित है, और सरकार सीधे-सीधे ये जो खेती किसानी, उसको पूंजीवाद के हवाले करना चाहती है, कॉर्पोरेट के हवाले करना चाहती है। योगी राज, आप थोड़ा ज़ोर से बात कर सकते हैं क्या? आपका आवाज़ थोड़ा कम आ रहा जी, जी, जी। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि जो पूरे देश में 1 साल से आंदोलन चल रहा है, किसान विरोधी तीनों कृषि काले काले कानून के खिलाफ, और उसका सीधे-सीधे ये सरकार की मंशा है कि जो खेती किसानी का जो बड़ा एक बाजार है, ये पूंजीपतियों के हवाले कर दिया जाए। आप जान रहे हैं कि जब से देश हमारा आज़ाद हुआ है, और ये हमारा कृषि प्रधान देश होते हुए भी आज भी किसानों की आत्महत्या नहीं रुकी। आज भी किसान कर्ज लेकर के खेती करता है, और उसको जिस हिसाब से उसकी लागत लगती है, उस हिसाब से उसको प्रॉफिट नहीं हो पाता है। लेकिन जो खेती है, उसको वो अपने एक तरीके से पूंजी मानता है, और उसको नहीं चाहता किसी के हवाले दे दिया जाए। आप जानते हैं कि इस देश में मैं कुछ मार्मिक बातें करना चाहता हूँ कि जब किसान की फसल जब बर्बाद होती है, तो आत्महत्या कर लेता है।
आपदा आती है या कुछ हो जाता है, प्राकृतिक आपदा आती है, जब उसको नुकसान होता है तो आत्महत्या कर लेता है। लेकिन इसी देश में एक किसान का जब बेटा किसी कारणवश मर जाता है तो आत्महत्या नहीं करता। लेकिन उसके लिए वो जो खेती है कितनी महत्वपूर्ण है, ये पूरे देश के किसानों को पता है। इसलिए आज पूरे देश का किसान ये तीनों कृषि काले कानून के खिलाफ लड़ रहा है। दूसरी बात मैं करना चाहता हूँ कि ये जो संकट पैदा हुआ है खेती किसानी की, इसकी शुरुआत हुई कहाँ से? जब तक हम इसके तह तक नहीं जाएंगे तब तक इसका निवारण नहीं हो सकता। अभी अभी जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट जब इस देश में, जब किसान आत्महत्या कर रहे थे, जब स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट इस देश में आई, उसके हिसाब से ये कहा गया कि जो किसान का लागत मूल्य है और जो उसका श्रम है और उसकी जो जमीन है का जो उसके जमीन के वैल्यू का जो ब्याज बनता है उसको जोड़ करके 50% लाभकारी मूल्य दिया जाए। लेकिन आज तक कोई भी सरकारें इसको लागू नहीं की। कहीं ना कहीं सरकारें ये मानती हैं कि ये जो खेती किसानी है, इसको अगर किसान जो समृद्ध हो जाएगा तो कहीं ना कहीं इस देश में जिस तरीके से कृषि प्रधान देश कहा जाता है, तो किसान भी समृद्ध होगा तो सवाल सरकार से करने लगेगा। हमें जहाँ तक लगता है, आज आप देख रहे हैं कि पूरे दुनिया में सबसे बड़ा आंदोलन आज किसानों का है। कौन सी नौबत आ गई, तीनों कृषि काले कानून के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है, तो कहीं ना कहीं अब किसानों को डर लगने लगा कि हमारी खेती छीनी जाएगी, हमारी खेती किसानी हमारे हाथ से जाने वाली है। और निश्चित तौर पर जो तीनों काले कानून है, इससे यही होने वाला है। दूसरी चीज है कि ये जो युवा वर्ग है जो पलायन गांव से करता है, जो खेती किसानी करने वाले के किसानों के जो बेटे हैं जो पढ़ लिख करके भी खेती में काम नहीं करना चाहते, उनको पता है कि हमारे जो पिता हैं, जो हमारे घर वाले खेती कर रहे हैं, क्योंकि घर से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, वो देखता है कि वो कितने परेशान होते हैं और उनको क्या प्रॉफिट होता है। इसको कोई भी सरकारें या जो भी रही हो, इसको एक तरीके से लाभकारी कृषि को लाभकारी बनाने में असफल रही हैं। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सहयोग करके किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से उनको लोन दे देना, कर्ज दे देना। अभी मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ। उत्तर प्रदेश में अभी धान की फसल पैदा हुई है और सरकार ने 1940 रुपये में एमएसपी तय किया हुआ है। और पूरे उत्तर प्रदेश में अभी भी कहीं मतलब मुश्किल से 1% जगह पूरे जिले में किसान क्रय धान क्रय केंद्र खोला गया है और खरीदारी नहीं हो रही है। अगर खरीदारी भी हो रही है और कहीं, तो उसमें कई तरह के उन्होंने परेशानियां किसानों के लिए खड़ा कर दिया। जैसे आप पहले जाएंगे तो आप जाइए, पहले कंप्यूटर सेंटर पे अपना रजिस्ट्रेशन कराइए, खतौनी ले जाइए, तहसील पे वेरीफाई कराइए, फिर खसरा लाइए, तब फिर आपकी फसल खरीदी जाएगी कि नहीं खरीदी जाएगी धान की, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं कि किसान जब एक फसल बोता है तो दूसरी फसल की तैयारी करता है। अभी धान की फसल खत्म हुई है और उसको फिर गेहूं की फसल बोनी है, तो उसको बीज, खाद, डीजल और जो भी चीज़ें उसको व्यवस्था करनी है। तो कहीं ना कहीं 1000-1200 में अभी भी वर्तमान समय भी बेचने पे मजबूर है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो युवा खेती से दूर जा रहा है, उसका यही कारण है कि जान रहा है कि खेती घाटे का सौदा हो गया है। वो नहीं चाहता है कि हम इसमें बने रहें। और दूसरी चीज़ है कि मैं कहना चाहता हूँ कि पूरे दुनिया में सबसे बड़ा बाजार भारत देश है। और आप जानते हैं कि जिंदा रहने के लिए आदमी को अन्न चाहिए। और आपने देखा कि कोरोना काल में जिस तरीके से हमारे देश की अर्थव्यवस्था ढही, और कृषि क्षेत्र ऐसा था कि जो कृषि की जो अर्थव्यवस्था तो बहुत नीचे नहीं गई, कृषि की अर्थव्यवस्था ने संभाला। तो इसका मतलब ये कि पूरी दुनिया में लोगों को पता है कि खेती एक ऐसी चीज है कि जिसमें जिस पे अगर कब्जा कर लिया जाए तो पूरे मुल्क पे कब्जा हो सकता है, क्योंकि अन्न के बिना आदमी जिंदा नहीं रह सकता। तो कॉरपोरेट घरानों की निगाह सीधे सीधे खेती पे आ गई है। आप जानते हैं कि एफडीआई, जैसे कि सरकार ने एफडीआई के माध्यम से विदेशी कंपनियों को भारत में आने का जो एक रास्ता खुला है, इससे सीधे सीधे जो बड़े बड़े कंपनी हैं, आप जानते हैं कि जो गाँव में जो छोटे छोटे किसान हैं, उनके पास छोटी छोटी जमीनें हैं, वो दो तरह की खेती करते हैं। एक तो पक्के अनाज की, एक कच्चे अनाज की। जो पक्के अनाज होते हैं उनको तो मान के चलिए कि
योगीराज जी आप म्यूट हो गए हैं। हेलो। अगर इसको इस किसानों को लाभकारी क्षेत्र बनाना है, तो निश्चित तौर पे 2-3 चीजें हम कहना चाहते हैं उस पे। जैसे कि जिला वाइज कुछ जिला वाइज कोई स्पेशल एग्रीकल्चर जोन सरकार उसको प्रोत्साहन दे। फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाया, जैसे कि जब आप लोग जानते हैं कि जब किसान के घर के खेत से जब अनाज या फल या साग सब्जियां जब पैदा होती है, जब मार्केट में जाता है, तो दाम बहुत सस्ते हो जाते हैं और किसानों की मजबूरी है कि उसको सस्ते दाम में बेचना, क्योंकि उसको स्टोरेज करने की क्षमता नहीं है। तो जब फूड प्रोसेसिंग सिस्टम लगेगा तो वो सीधे मंडियों में न जाकर के वहां भी दे सकता है। अगर वहां सस्ते दाम पे बिकता है तो वहां महंगे दाम पे वो बेच सकते हैं। तो बहुत सी चीजें हैं जो कि सरकार अगर कहीं करे तो उसको लाभकारी बनाया जा सकता है, लेकिन सरकारें जानबूझ करके इसको घाटे का खेती बना दिया है, जिसकी वजह से किसान आए दिन आत्महत्या कर रहे हैं, आत्महत्या नहीं रुक रही है, कर्ज ले रहे हैं और लोग खेती छोड़ करके शहरों में काम करने के लिए चले जा रहे हैं। तो मैं इस पे थोड़ा बहुत इसलिए प्रकाश डालना चाह रहा हूँ कि अभी अभी जो पूरे देश के जो हालात है हमारे देश के, उसमें अभी सबसे जो एक मजदूर वर्ग है, जो कि खेती में सबसे बड़ा रोजगार खेती है, उसमें सबसे बड़ा रोजगार जो खेती में होता है, जो मजदूर वर्ग काम करता है, आज आज ये हालत मजदूरों की हो गई है कि जो किसान अपने खेतों में काम करवा रहे हैं, उनको उन मजदूर को देने के लिए पैसे नहीं बच रहे हैं, तो कहाँ से मजदूर को भी काम दे पाएगा। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि इसमें जो सरकारें हैं, सहकारी समितियों को भी पुनर्जीवित करने की जरूरत है, उसको और सशक्त बनाने की जरूरत है। जो कच्चे फसल है उसको कहीं ना कहीं जो मंडियों में, मैं तो कहता हूँ कि साग सब्जियों के भी दाम तय होने चाहिए, केवल पक्के अनाजों के दाम नहीं तय होने चाहिए। मंडियों में उसके रेट बोर्ड लगने चाहिए कि आज ये रेट है सब्जी साग सब्जियों का, तो क्योंकि जो आम उपभोक्ता है उसको भी कहीं ना कहीं जब मालूम हो जाएगा तो ₹1-2 बाजार में उसको महंगा मिलेगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं खुद खेती करता हूँ। जब हम लोग मंडियों में लेके जाते हैं, जब हमारे खेतों में जब साग सब्जियां पैदा होती है, वहीं जब मार्केट में उसको दाम पूछते हैं, तो जो हम मंडियों में ₹5 किलो बेचते हैं, अगर के मूली हम ₹5 किलो बेचते हैं, तो वहीं मंडी से उठ करके वो केवल बाजार में चला जाता है, जो बिचौलिए होते हैं उसको ₹25 किलो बेचते हैं। और पूरे एक साल अगर हम लोग खेती कोई करते हैं, तो एक साल में मुश्किल से 10 से 15 दिन हम लोगों को एक मतलब राहत भरी हम लोगों को उसका भाव मिलता है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि इस पे गहन अध्ययन करने की जरूरत है और सीधे जमीन जो किसान है, जो जमीन से जुड़े हुए किसान हैं, उनसे बात करके, क्योंकि अभी जो सरकारें हैं ये कहीं ना कहीं केवल ऊपर ऊपर जो चीजें हैं उसी को देख करके सब कुछ तय कर रही हैं, लेकिन जो हकीकत है, जो जमीनी हकीकत है, अभी वो सरकार उसको नहीं देख पा रही। अभी आप देख रहे हैं डीएपी का दाम महंगा हो गया, बिजली बिल कितनी महंगी हो गई, डीजल पेट्रोल महंगा हो गया। अभी जो खेतों में भी इनको गेहूं लगाना है किसानों को, उसका दाम 50 किलो गेहूं पर 1 बीघे में उनको लगाना है, तो कम से कम 4,000 का 50 किलो गेहूं लेना है। और वो गेहूं बेच रहे हैं अभी वर्तमान में, धान बेच रहे हैं तो आधे दाम बिक रहा है। तो कहीं ना कहीं इसको एक नए नजरिए से देख करके किसानों के लिए एक नए तरीके से सोचने की जरूरत है, मैं जो यहाँ तक मैं समझता हूँ। जी। अ, अ, योगीराज जी ने जो भी कहा, मैं थोड़ा सा उसका जल्दी से हिंदी में अनुवाद, अंग्रेजी अनुवाद करना चाहूंगी। So from what I gather, he has spoken about how he has touched upon how uh, farmers have gotten together to uh, protest against what he calls the black farm laws, and he talks about how the government it seems to be quite intent upon handing over, India's agriculture to into the hands of big corporates. Uh, he talked about how
the Swaminathan committee report had decided certain parameters for increasing the the MSP, so taking into account the input cost, land, and all other seeds, etc. So all of those aspects, is what he's saying, that those parameters should be taken into account while determining the MSP. He also talked about how farmers are worried that their land would be taken away from them. Farmers tend to have access to natural resources and their land as well, and these farm laws are posing a very direct threat to them in that sense. In terms of participation of the youth, he definitely feels that the government has failed to make agriculture viable. Input costs are increasing, but prices are not increasing commensurately, and so that poses a lot of problem, because farmers are then not able to cover their costs. He also talked about how COVID, really the pandemic exposed the exposed how uh, farming itself, farmers are what we would call the annadatas of the country, and so the no society in the world then can survive without farmers. So we need to he emphasized that we really need to have a deeper analysis and a deeper more nuanced understanding of how farming is working out in the country. He also emphasized on the lack of processing systems, lack of storage. He talked about how in the mandis where we have MSPs for food grains, but those MSPs should also then be expanded to include vegetables. So in that sense, he's also talking about having nutritional security, is what I've understood. And so he also talks about amplifying the voices of farmers themselves, rather than doing what the government has done till now. It's a very superficial analysis. He's asking that the government really go deep into the grassroots and talk to the farmers and try to understand their perspective. Um, yeah. So if there are any questions, please put them in the chat box if you have any comments. And once all the speakers are done speaking, then these questions could then be addressed after they're done speaking. योगीराज जी, thank you so much. आपसे निश्चित ही कुछ और बात करेंगे, लेकिन फिलहाल इनिशियल कमेंट्स के लिए अब हम चलते हैं श्री हर्षा की तरफ. Thank you so much, Yogiraj, for talking to us. We will definitely be back to speak to you on a couple more issues. We now turn to Sri Harsha for his opening comments. Just a quick introduction. Sri Harsha coordinates a farmers helpline called Kisan Mitra in Andhra Pradesh and Telangana, and tries to work with the district administration and respond to field issues faced by farmers. He also volunteers with the Raitu Swaraj Vedika, which works on advocacy of farmers' rights. He has an abiding interest in sustainable agriculture and socio-ecologically just alternatives. हिंदी में अगर जल्दी से मैं अनुवाद करना चाहूँ तो श्री हर्षा एक किसान मित्र नाम की एक फार्मर्स के लिए, किसानों के लिए हेल्पलाइन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में चला रहे हैं. और उस हेल्पलाइन के तहत वो जो जिला के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके साथ भी कोऑर्डिनेट करते हैं, और जो जमीनी स्तर पे जो मुद्दे हैं फार्मर्स किसानों के उनको भी रिस्पॉन्ड करते हैं. वो
रैतु स्वराज वेदिका से भी जुड़े हैं और उसके थ्रू वो एडवोकेसी मतलब किसानों की हकों की पहल करते हैं और उनका जैविक खेती और एक ज्यादा सोशो इकोलॉजिकली जस्ट ऑल्टरनेटिव्स, सॉरी मैं उसका अनुवाद नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन उनका जैविक खेती और उससे जुड़े हुए जो पहलू है उन पर उनमें उनकी वे रुचि रखते हैं। श्रेया, प्लीज गो अहेड। Am I audible? Yes. Yeah. Good evening, everyone. I'm Sri Harsha. मैं तेलंगाना से हूँ। यहाँ हैदराबाद में रहता हूँ और यहाँ किसानों के साथ काम करता हूँ। I work along with farmers in Telangana as well as in Andhra Pradesh. So I will go with the flow. I'll try to speak on a few things, and probably later in the discussion I'll catch up with the flow and in the discussion. Today's discussion primarily is about youth in the agriculture sector and how they associate with the whole agriculture agrarian crisis today, and also in the context the black farm laws which the government has actually introduced now. How are they affecting, and how do these farmers see the future? Yeah, so particularly in the case of Telangana and Andhra Pradesh, for example, when we take the context of COVID, specifically in the last 2-3 years, as we know, the migration, the farmers, a lot of youth have come back to villages. And because of total joblessness and unemployment rates very high, very little alternative employment is available. So given that case, many people are choosing agriculture, being in the villages. बहुत सारे युवता अभी अपने ग्राम विलेजेस में अभी एग्रीकल्चर खेती करना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी ऑल्टरनेटिव काम कुछ ज्यादा नहीं है वहाँ पे करने के लिए। अभी सिटी में भी थोड़ा अभी ज्यादा जो भी खुल रहा है, बट इकोनॉमी पूरा डाउन है, इसीलिए अभी ज्यादा तक जो विलेज में है वो खेती काम करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। यही कॉन्टेक्स्ट में अभी क्या हो रहा है कि ज्यादा से ज्यादा the tenancy rates are increasing a lot because a lot more people are trying to do agriculture in the same amount of land. और ये जो भी अभी लैंड पूरे यहाँ पे थोड़े थोड़े जो सिटी में रहते हैं, शहर में रहते हैं, नहीं तो बाहर के कंट्री में रहते हैं, वो लोगों ने पूरा खरीद, स्पेशली तेलंगाना में लैंड रेट्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। they have increased in the last 5 years a lot. ये कॉन्टेक्स्ट में पूरा रेट्स पूरा बढ़ गया। और और बाहर से जो लोग आ रहे हैं, नहीं तो कॉर्पोरेट्स उनके बिनामी के नाम पे भी यहाँ पे लैंड खरीद रहे हैं। जो भी अगर काम करना, खेती करना चाह रहे हैं, सो tenants lease लेना पड़ेगा उनको। They have to take tenant lease of that land and cultivate. The lease rates are start from 15,000 to 50,000 to even more sometimes per acre. For example, in few areas in Mancherial in Telangana, if you have some lands where they cultivate chili, the lease rates are 50,000 per acre. And these people, it's like sometimes what do you call, they're just trying their luck, right? Especially given the varying climate change positions and things, the farmers just take a huge lease amount of lands and try their luck, so that the last year, अभी 2-3-4 साल से हमारा बहुत सारा क्या हमारा डेप्ट ज्यादा हो गया। अब जो भी कर्ज है वो जो बहुत ज्यादा पेंडिंग हो गया,
एटलीस्ट ये साल ज्यादा और ज्यादा लेंगे, और मेहनत करेंगे और इस कर्ज को हम क्लियर कर सकते हैं बोल के, वी कैन ट्राई टू क्लियर दिस डेब्ट इज व्हाट दे विल ट्राई, एंड दे विल टेक अ लॉट ऑफ लैंड फॉर टेनेंसी, and in worst case if the yield doesn't come out as they expected, or market का रेट गिर गया, जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल मेज जो है यहाँ पे उगाते हैं, उसका प्राइस ज्यादा नहीं था, सो पैडी भी अभी गवर्नमेंट यहाँ पे तेलंगाना बोल रही है हम खरीद नहीं पा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे क्राइसिस जो जो भी है, नहीं तो बहुत सारे हेवी रेन्स जो गिरा है, ये सब कॉन्टेक्स्ट में जो भी जैसे हम सोचते हैं वो नहीं हुआ तो और भी ज्यादा खर्च हो जाता है। सो हमारे तेलंगाना में हम नोट कर रहे हैं कि टेनेंट फार्मर्स का क्राइसिस बहुत ज्यादा है, एंड और ये हम ये काले कानून और भी अगर इम्प्लीमेंट होंगे, सो स्पेशली ये युवता के फोकस में और भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो अभी ज्यादा कैपिटल से खरीद नहीं पाएंगे लैंड को, स्पेशली जो लोअर कास्ट के होते हैं, जो पीड़ित सेक्शन से जो आते हैं, उन लोगों को और भी मुश्किल होगा कैपिटल लगा के लैंड खरीदना है। सो ज्यादा तक टेनेंसी ही चूज करेंगे, टेनेंसी चूज करेंगे तो उनका तो कोई हक नहीं है। मैं थोड़े और देर में और भी बात करूंगा उसके बारे में। सो ये कॉन्टेक्स्ट में सो क्राइसिस बहुत ज्यादा होगा, और ये काले कानून के कॉन्टेक्स्ट में जब जैसे मैं बोल रहा था, सो कॉर्पोरेट्स पूरे लैंड को ऑक्यूपाई करेंगे अलग अलग नाम से, और मार्केट को भी कंट्रोल करेंगे, जो उनको उगाना है वही अलाउ करेंगे। सो अगर कोई एज डिजास्टर हुआ उसका कॉम्पनसेशन ये सब क्लियर कुछ भी नहीं है। सो ये कॉन्टेक्स्ट में अगर गवर्नमेंट ही कुछ नहीं कर पा रही है, राइट, जो वेलफेयर स्टेट है वो ही कुछ कर नहीं पा रही है यहाँ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में, हम कॉर्पोरेट्स को कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो ये वेलफेयर के एंगल में सोचेंगे, राइट। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट इश्यू है। फॉर एग्जांपल 2020 में यहाँ पे बहुत बार हेवी रेन्स हुआ था, और तेलंगाना गवर्नमेंट में एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया था कि यहाँ पे 8,000 करोड़ का नुकसान हुआ तेलंगाना में, हमको किसानों और अलग सेक्शंस के लिए, स्पेशली किसानों का अराउंड अप्रोक्सीमेटली 8,000 करोड़ का लॉस हुआ है, हमको कंपनसेशन दीजिए। गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट में वेरी बेसिक रिस्पांस जो दिया था, कुछ तो आके यहाँ पे उन लोगों ने एक टीम थोड़ा 2-3 चक्कर लगा के चले गए, फिर उसके बाद ये स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ नहीं बोले। उसके बाद चल के हम राइट्स फॉर आजीविका ने एक एक्चुअली कोर्ट में पीएल डाला था अक्टूबर में, अगस्त सितंबर अक्टूबर में टाइम में हेवी रेन्स हुआ था, हमने दिसंबर में वी फाइल्ड अ पीएल इन द मंथ ऑफ दिसंबर, and after a lot of follow up and other things, it actually was heard. Finally the final hearing happened in the month of August, and finally the government now says that you have to pay compensation to all the farmers including tenant farmers. हमने फील्ड पे जाके देखा है लास्ट ईयर पूरा जहां जहां पे क्रॉप लॉस हुआ है, एग्रीकल्चर हमने लोअर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर से जाके बात किया है, उन लोग बोल रहे हैं कि हमारे पास हमने थोड़ा बहुत डेटा इकट्ठा किया है, बट वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स ने हमको पूछा ही नहीं। सो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स ने स्टेट ऑफिसर को ऐसे एस्टिमेट भेजा है, बट एक्चुअली फार्मर का नाम नहीं भेजा है। सो अब अभी कोर्ट ऑर्डर है एक्चुअली, तो सीरियसली 3 महीने में बोले तो 3 महीना में पूरा इंप्लीमेंट करना है ये ऑर्डर को बोल के उन्होंने ऑर्डर दिया। सो अभी इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, कुछ डेटा है ही नहीं ग्राउंड लेवल पे। सो ऐसे सो ओवरऑल ये स्टेट और सेंटर के कोऑर्डिनेशन में, बिकॉज सेंटर हैज टू गिव द फंड्स आल्सो, various other things from disaster management, so because of the delay in giving of funds, there is no trust in all these things, there's a lot of to my mind farmers eventually lose. ये साल भी बहुत सारा क्रॉप लॉस हुआ है, अभी तक ग्राउंड लेवल पे कुछ सर्वे नहीं है, नथिंग।
एंड ऐसा बोलते हैं कि कॉटन अभी फॉर एग्जांपल हम अभी बात कर रहे हैं कि 10,000 का दाम है. सो मार्केट मॉडल इफेक्टिवली काम कर रहा है. The market model is working wonders. Farmers are getting 10,000 rupees per quintal, right? And so MSP and all these things doesn't matter. Is what the the word out is. But the fact is, किसान पूरे नुकसान में है. Even in Punjab, there was pink bollworm effect. Telangana में पूरा because of heavy rains, the cotton crop, which is supposed to grow around 6 feet to 7 feet, is actually grown very less, and it would give very less yield. Ideally, the yield would come around 10 quintals, 12 quintals. It is going to come around only 4 or 5 quintals. In this context, farmers actually don't have much to sell. So even in that, for example, in Telangana, the price actually on 2nd November went to 8,500 rupees. And now again, it has fallen to 7,700 rupees. Today in Adilabad, in a district in Telangana, it is 7,800 rupees. And the farmers have no clue on how these values are calculated. उनको कुछ मालूम ही नहीं है कि कैसे कैलकुलेट हो रहा है. एक बार बोलेंगे कि कॉटन सीड का दाम गिर गया इसीलिए हम गिरा दे रहे हैं. एक बार बोलेंगे कि अंतरजातीय प्राइस गिर गया इसीलिए हम गिरा दे रहे हैं. राइट. So when we are sitting in meetings and questioning the MLAs and the district administration, they don't have any answers, right? They just listen to a trader को खुलेआम सुनते हैं. और ट्रेडर कैसे काम करते हैं, वो बोलेंगे कि हम दूसरे मार्केट से भी बेस्ट दाम दे रहे हैं. सो तेलंगाना में अभी हम एक जिले में जाके बात उठाएंगे, बोलेंगे कि वरंगल और खम्मम दो जिले हैं यहाँ पे, वहां से हम बेस्ट दाम देंगे आपको. हम अगर ऑनलाइन देख के अगर गुजरात में देखो ये दाम है, फिर उससे ज्यादा क्यों नहीं हम दे सकते हैं. आप वो सब बात मत करिए, वहां का क्वालिटी अलग है, यहाँ का क्वालिटी अलग है, ऐसा कुछ तो they would kind of change the discourse. So the transparency in so when we are trying to say so the government is trying to push for a market based model and saying that ठीक है, आप गवर्नमेंट मिनिमम सपोर्ट प्राइस रहेगा बट हम खरीद नहीं पाएंगे, हम ये वेलफेयर स्टेट नहीं चला पाएंगे. बट एटलीस्ट फिर आपको गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, जो फॉर एग्जांपल इवन ये कॉटन मार्केट जो भी रन करना है, यहाँ पे एवरीडे बिडिंग होता है. मार्केट में एवरीडे हर यहाँ पे जो भी व्हीकल्स आएंगे, नहीं तो गनी बैग्स में कॉटन रहेगा, उससे बेस्ट क्वालिटी पिक करके उसका बेस्ट क्वालिटी कॉटन का बेस्ट प्राइस डिसाइड करेंगे. बट वहां सब इकट्ठा होके आएंगे ट्रेडर्स. दे वुड नॉट पूरे कार्टेल होके आएंगे वहां पे और प्राइस डिसाइड करेंगे. सो गवर्नमेंट वाला जो होगा, they would not know much. Suppose actually उनको फाइनल वर्ड गवर्नमेंट वाला अग्री करना चाहिए. एग्रीकल्चर मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो वहां का मार्केटिंग डिपार्टमेंट का जो पर्सन होगा, he has to agree and say yes, this bidding has gone fairly and this is the best price which can be arrived. But ऐसा कुछ नहीं होता है. So mostly वो जो बोलते हैं, ये लोग सुनते हैं, हाँ वो बोलेंगे कि सीड गिर गया, हाँ सीड गिर गया, इंटरनेशनल मार्केट प्राइस गिर गया, डॉलर प्राइस गिर गया. सो ये फैक्टर्स और ये कैलकुलेशंस जो है, उनका नॉलेज और कुछ भी इवन सिविल सोसाइटी में भी ज्यादा नहीं है. हम थोड़ा एफर्ट कर रहे हैं यहाँ पे करने के लिए. सो ये सिचुएशन है. फॉर एग्जांपल हम कॉटन जो मेजॉरिटी क्रॉप है तेलंगाना में 60% और बहुत अक्रॉस इंडिया कमर्शियल क्रॉप जो ग्रो होता है, मार्केट डिपेंडेंट है. सो उसी का स्टेटस ये है. और उसमें अलग अलग इश्यूज है, जैसे कि क्वालिटी अच्छा नहीं है बोल के रिजेक्ट कर देते हैं. राइट. सो ऐसे बहुत सारे ये करते हैं. नहीं तो मार्केट में नहीं आते हैं, स्पेशली ट्राइबल एरियाज में, उसके विलेज में ही जाते हैं और वहां खरीदारी करते हैं. वहां पे स्टैंडर्डाइज वेइंग सिस्टम नहीं होता है, कुछ नहीं होता है. उनको मार्केट का रेट कुछ नहीं मालूम होगा. they would not know the rates existing in the current market. So the tribals are very ignorant. So they would sell it off less than around 1,000 to 1,500 less than the market price. And actually the fact is, the calculations if we do, given the yield and everything,
That is what will remain for them as a basic profit. It is not that they're making huge profit. It is that margin which the traders are trying to go beyond and take is what the farmers उनके पास जो रहेगा और वो भी खींच लेते हैं. इससे फार्मर्स को कुछ बचता ही नहीं है. सो ये क्राइसिस है यहाँ पे. और एक एग्जांपल दूंगा. फॉर एग्जांपल मेज का. हम किसान मित्र एक हेल्पलाइन चलाते हैं. एक टेनेंट फार्मर ने हमको कॉल किया था विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट से. मेज कल्टीवेट करता है वो. कॉर्न मक्का कल्टीवेट करता है. सो ही कल्टीवेट्स मेज एंड he called us. He cultivates in huge 20 acres 30 acres of land he has taken. He takes it from the same person. So what he did, he tries to sell it to the government at MSP. So but the government doesn't do crop booking well. यहाँ पे क्रॉप बुकिंग बोल के एक सिस्टम होता है, जैसे कि वो उसमें डिसाइड करते हैं कि कौन किस जो कल्टीवेट कर रहा है कौन है वो. ये यंग फार्मर है बहुत. सो ही इज वेरी एम्बिशियस आल्सो. सो वो अपना ओनर का पासबुक लेके फिर एग्रीकल्चर ऑफिसर को दे देता है और वो उसका उसी के नाम पे ये 20 एकड़ मेज डाला है बोल के क्रॉप बुकिंग कर लेते हैं. सो अभी क्रॉप बुकिंग कर लिया. सो मार्केट के टाइम पे उनको खरीदना पड़ेगा. अगर क्रॉप बुकिंग डेटा उसका एग्रीकल्चर डेटा सिस्टम में अगर नहीं है तो मुश्किल हो जाएगा इनको. बट लास्ट टाइम क्या हुआ था, इसका नाम क्रॉप बुकिंग में एंटर नहीं किया था. एग्रीकल्चर ऑफिसर ने इसको घुमाया, ये किया वो किया, इसको नाम एंटर नहीं किया. सो उसको लास्ट मिनट में हमने एक्चुअली भी रिक्वेस्ट किया किसान मित्र टीम से भी, और वो लोग एंकरेज नहीं किए थे. सो एवेंचुअली द फार्मर ने हम कलेक्टर के पास लेके गए और इशू को. फिर एग्रीकल्चर ऑफिसर बोला ठीक है हम एक्सेप्शन के तरह कर लेंगे. बट बाय दैट टाइम एक्चुअली दैट फार्मर सोल्ड बिकॉज ऑफ ऑल दिस डिले टू एट अ प्राइवेट पर्सन at a very less price, 300 to 400 less than the MSP. He sold it off. The point is, ये मार्केट सिस्टम में उसने कुछ रिसीव नहीं दिया. ये ट्रेडर ने एक्चुअली उसको एक रिसीप्ट नहीं दिया. द ट्रेडर डिडंट गिव एनी रिसीप्ट टू दिस पर्सन, सो टू दिस टेनेंट फार्मर. सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट व्हेन ही डिडंट इवन गिव अ रिसीप्ट, this person didn't know what to do then. For 1 month he was tensed that how to get this money. All he had was a weighing bridge का receipt. एक छोटा वेइंग ब्रिज जहां पे ये उनका लॉरी लेके गया था, वो एक रिसिप्ट था इनके पास और कुछ नहीं था. राइट. अभी इसको ये स्पेशली ये मेज ये पोल्ट्री वाले प्रोक्यूर करते रहते हैं. So in this context, now this farmer didn't know what to do. This tent farmer didn't know what to do, and the other overburdening issue was not only him. A lot of other villagers saw this person and sold to the same trader. Sold to the same person, trader. All the many more farmers sold, right, to this private trader, and all of them were clueless. So there's a lot of stress riding on this person, right? After 2 to 3 months of a follow-up and other things, they ended up paying him without any interest or nothing, right? And that was very stressful period, and this person literally had to track him and do a lot of follow up on this. So and we said that no, we will take it with the police, we will take it to the collector, this issue, and we tried to support him. He said please don't reveal any details to the administration. I am afraid that person will actually run away, right? So this is the when we are talking about private, when the 3 black laws and farm laws and the context of it, such are the issues in the market out there. Other issues which so Gargi, I'm not sure how much I'm running on time. Yeah, so I was just about to say if you could wrap up in maybe 2 minutes, then we could come back to you on with some questions. Sure. Yeah. Another other things around basically the corporatization in itself ये है कि हमको देखना है कि agriculture कॉर्पोरेटाइजेशन और अभी जो ये गवर्नमेंट लेके आ रहे हैं डिजिटाइजेशन भी, लैंड द एग्री डिजिटाइजेशन बोल के एक
ये साल आइडिया बोल के एक पेपर लेके आए थे उन्होंने, इंडिया डिजिटल इकोसिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर बोल के। उसमें उन्होंने बहुत फैंसी तरीके से पूरा हम डिजिटाइज कर देंगे, लैंड रिकॉर्ड डिजिटाइज कर देंगे, ये कर देंगे, फार्मर्स को बहुत सा इजी होगा एग्रीकल्चर करना, और ये सब बोल के थोड़ा फैंसी तरह से बोलते हैं। बट बात यह है कि तेलंगाना में लैंड डिजिटाइजेशन लास्ट 4-5 साल से चल रहा है, एंड द फैक्ट है कि यहाँ पे धरनी बोल के लेके आए थे लैंड डिजिटाइजेशन का एक सिस्टम। उसमें इतने सारे फार्मर्स एक्सक्लूड हो गए एंड इतने स्ट्रेस में चले गए, इतने सारे इश्यूज अभी बोलते ऑलमोस्ट 30 to 40% का फार्मर्स का पार्ट बी बोल के एक कैटेगरी में लगा के उसमें लगा दिया है बहुत सारे किसानों का। और वो पार्ट बी क्लियर इतना इजी नहीं करेंगे, एक एक केस लेके क्लियर करेंगे और उसको होल्ड कर दिया है। मैंने रिसेंटली भी आंध्रा में भी एक बार जाके देख रहा था कैसे हो रहा है। वो उसने बोला कि एक ड्रोन से सर्वे करेंगे और लैंड को नीचे पूरे जो भी बेसिकली बॉर्डर्स है उसको हाईलाइट करेंगे और उससे वापस थोड़ा फील्ड सर्वे करके हम ये प्रोसेस बहुत कर रहे बोल के उन्होंने बोला था। बट उसमें बहुत सारे एरर्स हो रहे हैं, और एरर्स हुए तो whenever there are more errors they would actually stick with the powerful, right? अभी मेरा 1 एकड़ 20 गुंठा है और किसी का 1 एकड़ 30 गुंठा है, उसमें कुछ यहाँ वहां दिखे तो वो जो भी पावरलेस है उससे 5-10 गुंठा निकाल देता है, क्योंकि ऑन पेपर जो है उससे ज्यादा नहीं हो सकता है, बट सर्वे में वो लोग जाके करेंगे बहुत सारे बिकॉज ऑफ करप्शन एंड अदर थिंग्स डबल एंट्रीज कर देते हैं, बहुत सारे इश्यूज होते हैं लैंड रिकॉर्ड्स में। 40-50 ईयर्स से जाता रहे, from 40-50 years it's been going on. All those errors are now being pushed on to are being cut off from weaker sections, and they need to again go about and try to claim this is their land, right? And the people who are in power structures, they are very happy actually getting more the land than what they had on ground. So this is just one example of in digitization. Before today I was talking to a field coordinator. He was saying that earlier at least the elder generation had they could go and talk to a VRO, Tehsildar, and get this done. Now everyone is helpless, right? Everyone is saying everything is online, I can't really help you, right? So basically the whole older generation is out of the system, and the younger generation has to deal with all this because they understand some part of they are supposed to understand this. Even I can't understand the system so easily, so it is very complex. So I am trying to say the whole one generation is taken off the whole system in itself because of inaccessibility and understanding of and people's relations and various other things. Of course, corruption and other things partially could reduce, but the way it is brought in such kind of digitization systems and corporatization happens is that the people are being eliminated from this whole process, right? So that is a bigger issue in itself. And for pilots and all, they have been giving to organizations like Patanjali, Microsoft. Villages to villages are being given. So there are wider issues which especially the youth which would need to actually take this forward. They would face beyond what their older generation would face. And I think so hence it in that context also the farm the fight which the farmers are doing in Delhi becomes even more important. I would probably stop there and could discuss it. Thank you, Harsha. Fortunately, you spoke quite a lot in Hindi, so I don't think I would need to translate at all. I think we should just move to Mahesh now. Mahesh Deshpande is an activist and a farmer. He has been associated with KRRS, which is the Karnataka Rajya Raita Sangha, from 2016.
He also was a postgraduate from TISS Turzapur. I'm just quickly translating that. महेश देशपांडे एक कार्यकर्ता और किसान हैं। वे 2016 से KRRS यानी कि कर्नाटक राज्य रैत संघ से जुड़े हुए हैं। वे TISS तुळजापुर से स्नातकोत्तर है, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन उन्होंने TISS तुळजापुर से किया हुआ है। तो Mahesh, I can't see him in the participants list. Do we have Mahesh? Meera, maybe we could have some questions in that case, because Yeah, I just feel like, call you know, him. I'll call yeah. him in the meanwhile. कोई Yeah, अगर if सवाल there are पूछना any चाहते हैं, questions, yeah. और yeah. योगीराज भाई also might want to add something. Yes, yes. योगीराज, आपको अगर कुछ जोड़ना है इसमें तो आप जरूर अपनी बात जोड़ें इस डिस्कशन में। कुछ अगर आपको लगता है कि छूट गया हो शायद, तब तक हम लोग सवाल भी देख लेंगे। अपना माइक्स जस्ट अनम्यूट कर दीजिएगा। आपका माइक अनम्यूट कीजिए प्लीज। ओके ओके। अब मैं ये कह रहा था कि जो संकट है पूरे देश में, चाहे जो भी राज्य हो, दो तरीके के तो संकट। एक तो उनके फसल को बेचना, जो बेचने की संकट है। एक जो उनके जो खेती करने की जो चीजें उनको चाहिए, चाहे खाद हो, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे मेहनताना हो, वो महंगी हो रही है। और जो बाजार है, आप देख रहे हैं जो बाजार है वो किस तरीके से बाजार है, जहाँ की उनके फसलों को किस तरीके से दाम लगाया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो चीजें निकल के आ रही है, मैं साथी का बात सुना, उसमें सेम सिचुएशन हर जगह का है। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरीके से ये जो तीनों काले कृषि कानून आए हुए हैं, ये तो और उनको खत्म करने की बात, जो खेती किसानी सीधे खत्म करने की बात उस कानून से होगा। लेकिन मैं यहाँ तक समझता हूँ कि जैसे कि 2004 में इसी महीने में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट जब आई थी, तो वो एक तरीके से अगर उसको सरकार लागू कर दे तो कहीं ना कहीं किसानों का जो दिक्कतें हैं, जैसे कि जो किसान अपने फसल के दाम नहीं पा रहा है, जैसे सरकार पहले तो फसलों की खरीद की गारंटी कर दे, जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार जो उनका रेट जो मिलना चाहिए, उस हिसाब से सरकार गारंटी करे कि नहीं, चाहे जो भी खरीदे, सरकार खरीदे, व्यापारी खरीदे, कि उससे नीचे नहीं खरीद सकता। जो अभी किसान आंदोलन मांग हो रही है कि सरकार पहले तो ये करे। मैं दूसरी बात कहना चाह रहा हूँ कि खेती जो है, खेती का जो सवाल है, आज मैं इसके पहले मैं कह रहा था कि सबसे ज्यादा रोजगार खेती में है। अभी आप देखते हैं कि कहीं भी जो खेत से उपजाऊ चीजें वही हर जगह जा रहा है। उसको चाहे प्रोसेसिंग करके उसको चाहे दुकान में बेच लीजिए, चाहे मॉल में बेच लीजिए, या कहीं भी बेचिए, फुटपाथ पे देख रही है। तो 90% चीजें तो किसानों के खेती से। योगीराज, आपका माइक और वीडियो दोनों म्यूट हो गया है। Do we have any questions, Meera? Oh, okay. I think he's back. No? समय पे इसकी मांग उठती रहती है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि अभी जो तीनों काले कृषि कानून है, अभी भी बहुत से ऐसे किसान हैं जिनको अभी नहीं पता है कि ये जो तीनों काले कृषि कानून है वास्तव में ये है क्या। इसको भी अभी, अगर मैं उत्तर प्रदेश और बिहार की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में, मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात मैं करना चाहता हूँ। मैं ऑलरेडी किसानों के बीच में रहता हूँ और मैं लोगों के बीच में आता जाता हूँ, कार्यक्रम करता हूँ, लेकिन अभी भी किसान अभी नहीं समझ पाया कि तीनों काले कृषि
कानून है क्या, मोटे मोटे तौर पे बस जो टीवी में मीडिया में जो आंदोलन के तौर पर जो थोड़ा बहुत आंदोलन हुआ वो जानना चाहा और थोड़ा बहुत जाना, लेकिन उसको ये भी नहीं पता लग पा रहा है कि वास्तव में इससे नुकसान क्या होना है। जैसे सरकारें बता रही है फायदा कि आप अपना सामान कहीं बेच सकते हैं, किसी स्टेट में बेच सकते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता लग पा रहा है कि हम ये जो तीनों काले कृषि कानून है इससे नुकसान हमें क्या होना है। जैसे अगर अभी देखा जाए तो हरियाणा पंजाब की जो बात है, वहाँ के किसान इसलिए जागरूक है क्योंकि वो एमएसपी रेट पे बेच लेते हैं। तो उनको पता है कि अगर कहीं एमएसपी मंडियाँ खत्म हो जाएगी तो हमारा सामान तो बिकेगा नहीं। तो हम ऑलरेडी व्यापारी पर निर्भर होंगे, जैसे उत्तर प्रदेश बिहार बाकी राज्यों में व्यापारी अपने हिसाब से कम दामों में एमएसपी से कम दामों पे खरीद रहे हैं, हमको भी बेचना होगा। तो किसान वहाँ का लाभ ले रहा था तो उसको पता है, लेकिन यहाँ का जो किसान है उत्तर प्रदेश बिहार का, वो एमएसपी रेट पे तो 1% से भी कम किसान बेच पाते हैं जो अपने फसलों को। तो उनको नुकसान नहीं दिख रहा है कि उनको पता है कि सरकार ने ये रेट तय किया है, तो भाई सरकार नहीं खरीद रही है तो हम व्यापारी को बेच दे रहे हैं 400-500 रुपये क्विंटल पीछे नुकसान, 600 रुपये क्विंटल पीछे नुकसान सह करके। लेकिन अगर कहीं उत्तर प्रदेश बिहार बाकी यहाँ राज्यों में इस तरीके का जो संकट है, जो समझ नहीं बन पा रही है किसानों के अंदर, या तो जो खरीदारी नहीं हो पा रही है। मैं बनारस की बात बताना चाहता हूँ, मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में 8 ब्लॉक है, 8 ब्लॉक में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 8 ब्लॉकों में मुश्किल से एक ब्लॉक में 100-150 किसान जो अपनी फसल को बेच लेते हैं एमएसपी रेट पे सरकार को। एक ब्लॉक की मैं बात कह रहा हूँ, मतलब एक गांव में एक किसान, एक ब्लॉक में 100, कहीं 117 गाँव, कहीं 100 गाँव, कहीं 80 गाँव है, मतलब एक गांव में एक किसान जो बेच लेता है एमएसपी रेट पे। जब वो नहीं बेच पाता है तो उसको पता नहीं कि हमको फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोगों को और भी काम करने की जरूरत है किसानों के बीच में, कि किसानों को तो पहले स्वामीनाथन आयोग के रिपोर्ट के बारे में पूरे तरीके से बताएं कि अगर इससे लागू होगा तो हम क्या फायदा होगा किसानों को। दूसरी चीज तीनों जो काले कृषि कानून है इसके बारे में बृहद रूप से चर्चा करने की जरूरत, जैसे हम इस मीटिंग के माध्यम से अपनी बात रख रहे हैं। तो हमें तो लगता है कि ये मीटिंग तो केवल तीनों काले कृषि कानून पर ही चर्चा होनी चाहिए, और इसको फेसबुक लाइव के माध्यम से प्रचार प्रसार के माध्यम से लोग इसको सुने जाने, क्योंकि जो जो युवा है, जो नौजवान है, जो किसान का बेटा है, वो भी नहीं समझ पा रहा है। क्योंकि आप देख रहे जिस तरीके से बेरोजगारी का संकट है, तो कहीं ना कहीं अभी साथी कह रहे थे कि अब जो क्राइसिस आया है, रोजगार का संकट है, इसकी वजह से सब लोग धीरे धीरे खेती की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन मजबूरी है, उनका शौक नहीं है। उनको लगता है जहाँ कुछ नहीं काम मुझे करना है, कहीं ना कहीं हम थोड़ा बहुत तो खेती में तो कर लेंगे। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा हो सकता है बेरोजगारी का असर कुछ कम, या जब ये लॉकडाउन की वजह से जो कंपनियां या जो रोजगार बंद हो सकता है खुले, तो फिर वो वहां से चले जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि बहुत समय तक तो हमारे लिए है नहीं, हम तो बेरोजगार बैठे, इसलिए हम खेतों में थोड़ा काम धाम कर ले रहे हैं, थोड़ा खेती कर ले रहे हैं। तो मेरा इस कहना है कि अभी हम लोगों को और काम करने की जरूरत है, किसानों को जागरूक करने की जरूरत है। अभी अभी एक दो बात मैं कहना चाहता हूँ। सरकारों ने जिस तरीके से आपने देखा कि कुछ कुछ चीज़ों किसान को दे करके उनको एक तरीके से शांत कराने की कोशिश की, जो इस आंदोलन में कहीं से उन्होंने किसान पेंशन के नाम से 500 रुपया दे रहे हैं, सालाना 6,000 रुपया। अभी अब आप देख लीजिए कि 500 रुपया ये दे रहे हैं, और एक फसल की बुआई में अगर कोई एक बोरी अगर कोई खाद खरीदता है केवल डीएपी, तो आप जान लीजिए कि 300-400 रुपये महंगा ले रहा है। उसके बाद बिजली का रेट कम से कम 4 गुना हो गया। अभी जो हमारे उत्तर प्रदेश जो नए जो बिजली संशोधन बिल आया है, अगर उसको लागू हो जाएगा तो जितने भी पंपिंग सेट जिससे सिंचाई होती है, अगर वहाँ मीटर लग गया तो कम से कम आप जान लीजिए कि 3,000 से 4,000 रुपये उनको महीना, मतलब 15 से 16 रुपया यूनिट बिजली बिल होने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकारें एक तरफ से किसानों को थोड़ा बहुत कुछ दे रही हैं, तो उसका 4 गुना 10 गुना किसानों से वो उनको उनसे निचोड़ ले रहे हैं। तो अभी आप देख रहे हैं कि फसल बीमा योजना सरकार ने चालू किया, केंद्र सरकार की योजना फसल बीमा योजना। मैं पूछना चाहता हूँ कि फसल बीमा योजना का जो आपदा आया, कितने लोगों को फसल बीमा योजना का लाभ मिला? अगर 1 एकड़ में उनका अगर 15 से 16,000 का लागत लगता है, तो मैं बता दूं फसल बीमा योजना के नाम पे उनको 2 से 3,000 रुपया मिलता है। और किसी भी किसान का कहीं मतलब न जागरूक सरकारें करती हैं, किसी भी किसान का फसल बीमा नहीं हुआ है। अगर थोड़ा वो जो बड़े किसान जो जागरूक है, वो अपना
बैंक के माध्यम से उन्हें पैसा कटवा देते हैं, उनको थोड़ा बहुत लाभ मिल जाता है। तो कहीं न कहीं सरकारें जिम्मेदार हैं, जो किसानों को उनके हक अधिकार है उनको बताना नहीं चाहते, उनको जागरूक नहीं करना चाहते। अभी आप एक बात आई, जो महिला किसान है, अभी इस देश में महिलाओं को किसान का दर्जा ही नहीं मिला। और एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, जब कृषि प्रधान देश है, किसान अपने खेतों में काम करता है, महिलाएं पुरुषों से ज्यादा महिलाएं खेतों में समय देती है काम करने के लिए। लेकिन खेतों में बरसात के मौसम में बिजली कड़कती है, मौत हो जाती है, उनको कोई सरकार की तरफ से फायदा नहीं मिलता है। एक किसान बीमा है जिसको कि बहुत से किसानों को मिलता ही नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ ऐसी योजनाएं भी हम लोगों को, किसानों को मांग करनी चाहिए कि सरकार सीधे किसान से जुड़ी चीजें और उनके स्वास्थ्य के लिए कुछ अलग से योजनाएं चलाए, किसान के नाम से, किसान बीमा के नाम से उनका हर किसानों का बीमा किया जाए। तो बहुत सी चीजें हैं जो सरकारें कर सकती हैं, और उससे ज्यादा पैसा दूसरे क्षेत्रों में सरकारें खर्चा करती है, लेकिन किसानों के विकास के लिए, किसानों के लिए कुछ नहीं कर पाती हैं। तो हमें लगता है कि इसके लिए एक ड्राफ्ट तैयार हो, और कुछ चीजें जो जमीन से जुड़ी हुई चीजें, जो किसान, जैसे अभी मैं उत्तर प्रदेश में बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, और जो छुट्टा पशु थे, जो गाय बछड़े थे, सीधे सीधे 70 से 80% किसानों की फसलें छुट्टा पशु की वजह से नुकसान हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि किसान अपने खेतों में रात दिन पूरा बाउंड्री करवा रहा है, कितनी लागत लग रही है, रात दिन वहां बैठ करके उसका रखवाली कर रहा है। तो एक तरफ से सरकारें किसानों को कुछ दे रही हैं, तो दूसरी तरफ से उनका नुकसान भी करवा रही है, उनसे ज्यादा वसूली भी कर रही है। तो मैं कहना चाहता हूं कि सरकार मंडियों की संख्या बढ़ाए, खरीद की गारंटी करे। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाए, छुट्टा पशुओं पर रोक लगाए। बिजली तो किसानों को मुफ्त मिलनी चाहिए, लेकिन ये भी सरकारें मुफ्त की बात छोड़ दीजिए, उनका दाम बढ़ा दे रही हैं। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि बहुत सी चीज़ों पे भी हम लोगों को काम करने की जरूरत है, जागरूक किसानों को करने की जरूरत है। और इसी तरीके के माध्यम से हम लोग कुछ चीज़ें, हम जो समझते हैं, मैं बताऊंगा। योगी जी, सॉरी आपकी थोड़ी बात काटने के लिए, लेकिन मुझे कुछ सवाल अभी जो यहाँ से भी आए हैं चैट बॉक्स में भी, तो उन सवालों को थोड़ा-सा हम एड्रेस करना चाह रहे थे। तो एक सवाल ये भी है कि क्या आप स्पेसिफिकली अपने जो जो युवा लोगों का जो रोल है, उसके बारे में आप अगर अपने-अपने ऑर्गनाइज़ेशंस या यूनियंस में किस तरह से देखते हैं, उसके बारे में बात कर सकते हैं, तो अच्छा होगा। और एक और सवाल नहीं, मैत्री एक मुजुमदार चीज से मैं है। कहना चाहता हूँ। ये अ, 1 मिनट का समय चाहिए मुझे। अभी जी, अभी मैं अभी जो युवाओं की बात हो रही है, अभी जैसे कि मैं एक युवा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, या यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, या गांव में किसी विद्यालय में पढ़ रहा हूँ। जब किसान आंदोलन की बात आती है, मुझे पता है कि उसी खेती से मैं अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ, हमारे हमारे घर वाले परिश्रम करके हमको पढ़ा रहे हैं। अ, योगी जी, आप कट हो रहे हैं, पता नहीं क्यों। Sriharsha, maybe you would like to talk about this. Maybe you could talk a bit specifically about the role of young people or youth in maybe RSV or within the helpline. I know that the Kisan Mitra helpline has a lot of volunteers, so maybe you could talk a bit about that, Harsha. तो Yeah. वो नहीं खड़ा होता, तो हमें लगता है कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन की कमी है, और जिसको एक साथ जोड़ने की जरूरत है। Yeah, Harsha, maybe you could talk about it a bit. Yeah, in our helpline, we are all, as of now, young folks who are trying to work on this. Like, हमारे यहाँ काउंसलर्स होते हैं, पूरे महिला है जो फोन उठा के बात करते हैं, और किसानों से they talk to the farmers. घरे अपने फोन लगता है, Yeah, so all the
all our women counselors who very patiently listen to the farmers' issues come from rural background, some of them. So in the field also, again, it's all young folks only, especially except one person who is around 45 years old. Right, and he's a very balancing person for our whole team. So ऐसे तो हमारी टीम में है यंग पीपल, बट आरएस राइट स्वराज्य वेदिका जो आरएसवी है, सो ये इसका स्टार्ट ही वॉलंटियर पूरे एनर्जी से स्टार्ट हुआ था. सो यंग वॉलंटियर्स के साथ ही है, बट ओल्डर जनरेशन लोग भी है जो डायरेक्शन दिखाते रहते हैं ये डिस्कशंस में. इसमें ऑफ कोर्स जब अर्बन वॉलंटियर्स का, स्पेशली यंगर वॉलंटियर्स का ये होता है, तो जो लोग अपने करियर्स और वॉलंटियरिंग बैलेंस नहीं कर पाते हैं, पीपल हु कांट बैलेंस बोथ, they tend out to be not so effective sometimes. But जो some people who are very effective, especially for example RSV में एक प्रोग्राम है RSV Mentors, जो फार्मर सुसाइड फैमिलीज का, अफेक्टेड फैमिलीज में जो चिल्ड्रन हैं उनका एजुकेशन का मेंटरिंग और उनका सपोर्ट करना, सब रेगुलरली फॉलो अप करना, ये सब करते हैं. एंड दिस आर ऑल यंग फोक्स हु आर पार्ट ऑफ इट एंड दे ड्राइव दिस थिंग. सो ऐसे स्पेसिफिक थिंग्स जैसे किसान मित्र है, आरएसवी मेंटर्स का ग्रुप है. So as a just initiative focused wala, if you can take one thing and have a proper plan and things, I think so it is very easy to get along a lot of young energies and get things going. So that is what we have seen. But when there are broader issues and other things, it is difficult to keep the young folks with you along. उसमें थोड़ा old time activists, and they bring a lot of strength which the younger generation people keep following and trying to understand. So I believe that is what the current mixture in RSV is about with respect to the young and old. Yeah. So there's just I think a couple more comments and questions. Maitri, maybe you could question directly. If you could unmute yourself and talk a bit. Maitri Muzumdar. Yeah, I can pick up that question if. Hi. Hi, thank you. This discussion has been extremely helpful. My question was particularly in relation to art and the movement, and I was wondering if there was any particular way that young artists could support the movement, and if we could use art as a medium to could it aid in any way? Can I go at it? Hi. So, can you hear me? Yes. Maitri, can I respond? Yes. Yeah. So, so what we have a concept in Telangana is called Kala Jatara. So these groups of people who perform art, right, in a skit kind of format or this thing, they go to village and take a concept, convert into a very understandable form and try to convey. So this is part of it, and the government of Telangana also pays a few people this in this way. And we have seen it is very effective, but sadly we have not been able to do it much. One is also the people who are actually performing would need to understand it from the same rights-based angle also sometimes. But definitely it is also that we not investing very strong positive energy. Also theaters and plays. I think so. Once I met in a group in Bangalore who said that they were traveling all across rural Karnataka, and that they were doing issue-based plays, and they said they were very effective. We really wanted to do that, especially when it comes to farmer suicides, distress, and other things. Also, with respect to the three black farm laws,
even in that context, right? When we go sit there, have a discussion, and we try to, that, it really doesn't push the idea greatly. But if we actually talk in their narrative and bring in the villagers and, discuss it, do it in a more, as you're saying, in a dramatic way, or also have a few songs around it, as we know with NAPM and the RTI movement and other things, having slogans, various things, right? I believe there's a lot more that kind of energy can bring in to constructive work, to also Andolan and various things. I believe there's a lot of which could drive in. Yeah. थैंक्स हर्षा। योगीराज भाई, आप कुछ कह रहे थे क्या? We seem to have lost Gargi, no? She is not here. Yeah, today is a lot of tech issues. In fact, even our third speaker, Mahesh, who actually was joining us from the farm, and he already had a low battery even then. So his phone is right now switched off. He was also supposed to talk about corporatization in the context of the farmers of Karnataka in particular, and the role of FPOs as well. So maybe we might have to have him in some other session. So today, unless there are any other questions, Gargi, are you back? Yeah, I'm back. Yeah, great. What did I miss? Nothing much. Harsha was just responding to Maitri's question. तो अगर और कोई साथी जो अभी जूम में जुड़े हैं, अगर आप में से कोई कुछ सवाल पूछना चाहते हैं या कुछ कहना चाहते हैं, अगले 2-3 मिनट हम शायद वो करें और फिर समापन की ओर आगे बढ़ सकते हैं। Yeah, so I don't think there are any questions right now, right? So maybe we could yeah, you could also finish your summary and then. Yeah, so I mean, I think I'll just quickly sort of we're not going back to the speakers, right? Or are we going for final comments to the speakers, and then maybe I could conclude, or how? Yeah, we should. Sorry. Yeah, we should do that. Sorry. Okay, so Sri Harsha and Yogiraj ji, अगर आपको कुछ final comments है, तो जरूर आप जोड़ सकते हैं, Sri Harsha. Sure. How much time? I'm like very bad at time. Yeah, just you can take 4 or 5 minutes. Yeah, 5 minutes. Oh, 5 minutes. I just had a small request, Harsha. I'll say that both in English and Hindi. So since we are anyways concluding, if you could also give your concluding comments in the context of the theme of today's session, and where do you, for instance, see the struggle against corporatization is really huge, right? And it's so multi-dimensional. So where do we, and also as you were also saying in your talk, that there is an intergenerational challenge as well. So a lot of young people, for instance, are maybe or on the other side, especially from the urban areas, are on the other side of the digital divide. So in this context, how do we actually see young people organizing against corporatization and the many newer challenges it poses? योगीराज भाई को भी मैं थोड़ा सा यही बात सवाल है कि मतलब ये कॉर्पोरेटाइजेशन के खिलाफ की जो लड़ाई है, ये तो बहुत बड़ी लड़ाई है, तो उसमें आप युवाओं की भूमिका कैसे देखते हैं? और क्योंकि बहुत सारे आज का जो एक पूंजीवादी परिस्थिति है, तो उसमें हम कहीं ना कहीं बहुत सारे ये कॉर्पोरेट पक्षी, इनसे भी एक जुड़ाव तो है, युवा वर्ग का भी है, ये आज की एक सच्चाई है। तो इस परिस्थिति में कैसे और युवाओं को संगठित किया जा सकता है, जो खास करके कॉर्पोरेट
मतलब खेती में कॉर्पोरेटाइजेशन का जो बुरा असर है उससे डील करने के लिए कैसे युवाओं को और संगठित किया जा सकता Yeah. So quickly, uh, the areas especially where I been have some access to field and where I go travel regularly, वहाँ पे ज्यादा तक जहाँ पे मैं रेगुलरली जाता हूँ, स्पेशली स्प्रे फॉर एग्जांपल बेस जो इम्पोर्टेंट जो काम है, फॉर एग्जांपल अभी स्प्रेइंग ऑफ केमिकल्स, अगर केमिकल एग्रीकल्चर में, सो वो यंग ओल्डर जनरेशन नहीं करते हैं, मोस्टली इट इज यंगर जनरेशन, जो ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग इनहेलेशन पॉइजनिंग में मर भी जा रहे हैं, बट 90% से ज्यादा स्प्रेइंग यंगर जनरेशन ही करते हैं. Sometimes it is given out or else उनका खुद का खेत में वही करते हैं. So this is one of the right, men do the spraying, women do the hard labor of in various crops and picking of produce and other things. So a lot of the whole point is younger generation, even though if they don't want to do it, the older generation can't do it also, right? Again, let's say the older generation doesn't want to do younger generation doesn't want to do agriculture, I want to do something else, is what they think in the families, which is also right. They have the liberty to do, they should have the liberty to do a progressive, choose a progressive career which they think, right? Some might think agriculture is the progressive way out, and some might think not also, but still they are not having an option and they are supposed to do this. So in that context also it becomes even more important as a country हमारे लिए कि ये स्ट्रेंथन करा चाहे एग्रीकल्चर. अभी मैक्सिमम यही सोच रहता है कि ये कंट्री में कि एग्रीकल्चर एनीवे फेज आउट करना है, लोगों को इससे बाहर निकालना है, बट ऐसा है ही नहीं, राइट? ऑफ कोर्स यू विल ब्रिंग मैकेनाइजेशन, यू विल डू अ लॉट मोर, बट again, when I was discussing with my field team also, they were saying people are actually this year they are discontinued degrees and are doing agriculture, right? जो डिग्री कर रहे हैं वो भी डिसकंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि दे डोंट सी अ फ्यूचर, कोई जॉब मिल रहा है मोस्टली. अभी हम रूरल में जाएंगे तो मैक्सिमम जो जॉब वो ट्राई करते हैं एक कांस्टेबल का, बाकी गवर्नमेंट जॉब भी नहीं है, ओनली कांस्टेबल जॉब एक ट्राई करते हैं जहां तक. सो and बाकी other jobs are not so available. मैक्सिमम अगर एग्रीकल्चर के एरिया में है, फॉर एग्जांपल कॉटन ज्यादा एरिया में है, सो जिनिंग मिल और ऑयल मिल्स जो रहता है उनके सराउंडिंग में, उसमें 3-4 महीना काम रहता है उनको, बाकी टाइम उनको पूरा एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड होना पड़ता है. सो दिस इज आई बिलीव हेंस एग्रीकल्चर को स्पेशली जो हमारे फार्मर्स डिमांड कर रहे हैं दिल्ली में कि none of this is important, make it mandatory MSP for all the crops, right? Anyone buys, whoever does whatever it is, you make the mandatory MSP, and then we can start, I believe that would be a leveling ground. और else थोड़े क्रॉप को देंगे, फिर अभी हमारे तेलंगाना में हो रहा है पैडी को है MSP बट नहीं प्रोक्योर नहीं करेंगे. हमारा सीएम बोलता है कि everyone you sow paddy, then the central government will say we will not buy. So ये तू मैं and especially the being BJP, whatever BJP is, they are hogging, they want to hog power, they want to screw federalism to its core. So in this context I believe it is right, it is mostly the farmers would stand to lose. And answering to Mira's question, the huge challenge we have in this context, अभी जो हमारा सामने जो main issue है ये है कि village level में संगठित करके issues पे काम करने के लिए बहुत डिफिकल्ट ये इश्यू है, क्योंकि एक मेन इश्यू है कि ऑलरेडी विलेज में भी पीपल आर ऑलरेडी पोलराइज्ड, इधर बीजेपी के है, यहाँ तेलंगाना में फॉर एग्जांपल बीजेपी, कांग्रेस, टीआरएस. सो यू आर ऑलरेडी, पीपल आर ऑलरेडी स्टिकिंग टू देयर पार्टीज सैडली, राइट? सो दैट इज अ बिगर इश्यू. सो हम ओपनली क्रिटिसाइज करने के लिए भी, क्योंकि सब लोग चोर है, सो ओपनली जो क्रिटिसाइज करना है वो भी नहीं कर पा रहे हैं, एक्सेप्ट है रियलिटी वो कर नहीं पा रहे हैं. सो फॉर एग्जांपल अभी फार्म लॉस के एंगल में हम सोचेंगे तो टीआरएस ने फर्स्ट प्रो स्टैंड लिया था,
उनका मिनिस्टर्स और सब लोग आके रोड पे धरना किए थे तेलंगाना में. They came and protested. Then they went back. Now 2 days back again the CM says that we will on Friday, that is, we will tomorrow we will do a rasta roko, we will do dharnas across the state and make sure we'll stand in solidarity with the farmers, and we'll make sure the center buys the whole paddy from the state. Right, so this is the context, because of the polarization between especially how the money is spent, liquor is spoon, and various other things. There's a lot of polarization in the villages also. Of course, ideologically that is being pushed, but also politically in this thing. So that is a huge issue which we have in the rural, and that is something we need to really focus on. I'll just conclude with saying about one issue which we worked on, especially Jawar. There was MSP last year, which was there, but the government didn't buy. Eventually, the farmers all together came together, and later on, as RSV, also we filed a PIL, and eventually the court orders were given for the government to for the government to procure at MSP. The MSP was 2,620, and the market rate was around 1,400. The farmers were literally, there were a few farmers whom we know actually committed suicide in a few areas also. So this was the context. So when I actually, after the government actually gave these orders, and when I actually sat and talked to the farmers, and then actually explained the farm, we discussed about the farm laws with a lot of younger farmers who actually protested. They could actually see this is our right. This is our right that the government has to procure if the market and the traders are really cheating us, taking advantage and taking us for it all. This is our right, and we rightly claimed it, and now at least some of us are happy. Of course, not all of us could sell at MSP at least, but some of us are happy. And this is, they could realize that, they were able to see the, benefits of actually they protesting and getting it, getting their right. Ideally, they should not have got it. They should have got it by ease, but so and they were able to then understand, yes, for all crops, hence MSP, mandatory MSP should be there. Yes, if private people are, the government is not able, would not buy, even the private people buy, they should buy it above MSP. So all this dialogue fell in place. So so I believe that is that was very sweet discussion which we could see. So I believe many more collectives of farmers, if we could try to demonstrate their rights, and the government push the government to procure different crops at MSP, and also call out the huge disparity in the trade from the traders perspective also. That is when I think so a lot more younger generation would come out and make sure the agriculture would be more sustainable, and they could make better livelihoods out of this. Thank you, Harsha. Do we have time for Yogi Rajji to speak then a little bit? Yeah. He can also give his concluding comments. योगी राज जी, आप अपने कुछ concluding remarks जो है वो देना चाहेंगे? अनम्यूट कीजिएगा प्लीज अपना माइक. आपका माइक म्यूट पे है. फिर से म्यूट हो गया जी. हाँ, मैं ये कह रहा था कि भाई एक बात आई थी कि जो पूंजीवाद का मामला है, देखिए जानबूझ करके क्रिएट किया जा रहा है. एक तो जो लेबर एक्ट में बदलाव किया गया है, जब जितनी ही बेरोजगारी बढ़ेगी, दो तरीके से काम पूंजीवाद कर रहा है. जब बेरोजगारी बढ़ेगी तो उनको सस्ते दर में मजदूर मिलेंगे. दूसरी चीज ये कि ये जो पूंजीवाद का खेल है, ये जो पूंजीवाद का पूरा खेल है, सीधे सीधे
बाजार पे कब्जा करने की नीयत से का मामला है। तो जैसे इसके पहले भी मैंने कहा था, इसको बहुत गंभीरता से समझने की जरूरत है कि बेरोजगारी को जानबूझ करके बढ़ाया जा रहा है। बाजार को अपने हाथ में लेने के लिए बाजार को जो पूंजीपतियों के सामान है उनको तो बढ़ाया जा रहा है, जो उनके कंट्रोल में, जो किसान के भी अनाज या फसल जो भी चीज़ उनको जानबूझ करके सस्ते दरों में खरीदा जा रहा है। अगर महंगे भी तो खरीदा भी नहीं जा रहा है, क्योंकि किसान जो है वो सामानों को ये अपने खेत से केवल मार्केट तक या मंडियों तक लेके जाता है, उसके बाद वो कहीं डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता। उसको डिस्ट्रीब्यूट करने वाले वही पूंजी के लोग हैं या बड़े व्यापारी लोग हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसको अगर मीरा जी भी सुनिए तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान दें। ये दो तरीके से पूरे पूंजीवाद खेल कर रहा है। एक तो बेरोजगारी को बढ़ा भी रहा है ताकि उसको सस्ते दरों में मजदूर भी मिले, और जो 8 घंटे का काम है वो कम से कम 12-14 घंटे कराए, और ये जो लेबर एक्ट में बदलाव हुआ है वो भी उसका एक कारण भी है। और दूसरा चीज ये है कि जो खेती किसानी का जो मामला है, ये जो बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट है जिनके पास बड़े बड़े यंत्र हैं, जो कृषि यंत्र है, अगर कहीं, क्योंकि आने वाले दिनों में आप देख रहे हैं कि जो खेत के बड़े टुकड़े और छोटे टुकड़ों में खेती होने लगी है, तो वो बड़े संयंत्र बिकेंगे कैसे? उनके जो 50 लाख के कुछ संयंत्र है, जो यंत्र है, जो कृषि यंत्र है, वो बिकेंगे कहाँ से? तो जब तक बड़े बड़े प्लाट नहीं रहेंगे तो कहीं ना कहीं उनके सामान बिकेंगे नहीं। तो ये जो तीनों कृषि कानून है उसको ध्यान में रखते हुए ये जो तीनों कृषि कानून है, उसको लाया गया है। जब कॉर्पोरेट खेती होगा तो छोटे छोटे टुकड़ों में तो होगा नहीं, बड़े बड़े 100 बीघे 50 बीघे में एक खेती होगी तो उसके लिए तो ट्रैक्टर या छोटे यंत्र तो उसमें काम आएंगे। बड़े बड़े यंत्र जैसे कि 1 बीघे 2 बीघे के हर वाले ट्रैक्टर चलेंगे, बड़े बड़े हार्वेस्टर चलेंगे। तो इस तरीके से पूरा खेल है, इसको समझने की जरूरत है। और कहीं ना कहीं ये सीधे सीधे पूंजीवाद को ला करके किसानों मजदूरों को अपने बस में करने के लिए ये सरकारें भी कहीं ना कहीं उसमें जिम्मेदार है। इसको समझने की जरूरत है। अगर कि नहीं समझा गया, लोग नहीं खड़े हुए, तो आने वाले दिनों में बहुत बड़ा संकट आने वाला है। क्योंकि लोगों ने देखा है कि अभी केवल नोटबंदी, जीएसटी, कोरोना को छोड़ भी दिया जाए तो नोटबंदी, जीएसटी की वजह से इस देश में बेरोजगारी का संकट गहराया है। भले ही कोरोना आया है, कोरोना तो पूरी वैश्विक महामारी थी, लेकिन अगर भारत में देखा जाए तो नोटबंदी और जीएसटी की वजह से इसके पहले भी बेरोजगारी काफी बढ़ी थी। नोटबंदी से भी काफी छोटे छोटे कंपनियां बंद हो गए, जीएसटी से भी बहुत से व्यापारी तबाह हो गए, जो रोजगार खत्म हो गए। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि इसको बड़े परिप्रेक्ष्य में देखा जाए और बड़े गहन अध्ययन करने की जरूरत है ताकि इस पर एक बहुत छिड़ सके पूरे देश में। धन्यवाद। धन्यवाद योगी जी और श्री हर्षा. I would just, I think, quickly like to wrap up. I think both of our speakers have made some very interesting points. I think a couple of points that really stood out for me was something that we had discussed even within Makam as well. First is, I think, when Harsha talked about and also Yogi ji, also both of them have talked about uh, all of the landless and the marginalized farmers. And so in Harsha's case, he talked about the crisis that is happening in Telangana and Andhra Pradesh within the tenant farmers and all of their issues. And how the corporates over there are really making a way, making a play for the land. So we are seeing an exponential increase in land prices, as Harsha said. There is a lack of sorry. So and we're also seeing how within the local markets as well, as Harsha said, that there are all of these monopolies that are slowly coming into place.
almost with private entities turning into almost cartels, and trying to interfere in the fair bidding processes with a clear lack of government oversight. And so overall, what what even within Maqam we have talked about is there is a lack of awareness within the farmers as well, in terms of their rights, in terms of how exactly these farm laws would impact them. And so it is very important, as Yogi ji said, about having a sort of large scale campaign to to initiate a dialogue with farmers as well. In our case, we've been trying to do that in the case of women farmers, because we found that women farmers really generally don't tend to get included in a lot of such discussions. And so it's important that all of the stakeholders are really involved in this process. And just to sort of, something that I wanted to highlight, and which is also part of Maqam's statement as well. We've generally, when we talk about the farm laws within in the context of women farmers, we are saying that the farm laws and the labor codes are actually adding to some of their pre-existing woes. And therefore, there is a very clear gendered and disproportionate impact of these new legislations, which again needs to be analyzed and understood more closely. And what we are seeing is that the current farmer protest in many phases, in a lot of ways, it forms a kind of defining moment for us. And in this moment, perhaps we could have a separate webinar or a separate Mahila Kisan Sansad, wherein the testimonies of different women farmers could be, listened to and understood. And it would be good to have maybe that kind of a process as well. And it's also very important for farmer unions to engage with women farmers as a political constituency, because they are in a lot of ways very, very essential to not just the movement, but also our agriculture as well. So if we are not thinking of women as farmers, if we are not thinking of them as um, a political constituency, then their voices and their rights would not be amplified. So I'm just concluding with that. Sorry, I didn't talk much about corporatization. I think Harsha and Yogi ji have talked enough about it. Obviously, if these farm laws come into being, the most impacted would be women farmers and all of the marginalized and landless farmers. So I think I would just conclude with that. Meera, would you like to add anything? No, but I just got a message. If Dwiji wanted to speak briefly, he was actually in the rain and probably just came back. Yeah, absolutely. Yeah, Dwiji, please go ahead. Yeah, thank you. Sorry, I was in the rain and I couldn't talk earlier. So now it's better. My name is Dwiji. I'm from Bangalore. I work on farming and various issues related to farming. And very heartening to hear from two very different backgrounds, UP Student Union and other things, and Harsha. Gosh, did he freeze? I thought I froze. Sorry. Yeah. Okay. I don't know. Am I audible? Yes. Now. Yeah. Yeah. Okay. So corporatization के हिसाब से देखें तो जो तीन बातें मैं रखना चाहूंगा. सॉरी, बहुत देर से आ रहा हूँ. गर्गी जी ने कंक्लूड कर दिया था अभी
कुछ बात रखने के लिए देख रहा हूँ। कर्नाटक में 3 चीजें हो रहे हैं जो बहुत अनोखे नहीं है, हर जगह पे हो रहे हैं, मगर यहाँ पे बहुत असर पड़ रहा है इसका। एक बात जो हर्षा जी बोल रहे थे कि जो युवा किसान हैं वही ज्यादातर युवा यानी बुजुर्ग किसान नहीं बल्कि मध्यम वयस्क किसान, like middle aged farmers, they are the ones who are really going for spraying and commercial farming. वो यहाँ पे भी बहुत सही है। और यहाँ पे एक और चीज हम देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट पे ले लेते हैं। कर्नाटक में काफी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चलता है, तो कॉन्ट्रैक्ट पे जो जमीन है वो बहुत आसानी से पता चल जाता है कि ये जमीन कॉन्ट्रैक्ट के खेती का चल रही है यहाँ पे, क्योंकि जहाँ पे किसान खुद उगा रहे हैं या अपने ही गांव के किसी किसान से बटाई पे ले रहे हैं या ऐसा कोई इंतजाम किए हैं, तो हम देखते हैं कि सिर्फ एक फसल नहीं रहता, सह फसल रहता ही है, मिश्रित खेती होता ही है, एक तो दलहनी होता ही है यहाँ पे खेती में, क्योंकि लोगों को इस्तेमाल करने के लिए भी तो चाहिए। तो वो जो खुद खेती करके खाने का जो किसानों का रिश्ता है जमीन के साथ, मिट्टी के साथ, वो कट रहा है। ये कॉर्पोरेटीकरण और सरकार जो ये पूरा ताकत लगा के जो कंपनियों के साथ ठेकेदारी पे खेती करने का जो ये एक कैंपेन जैसा चला रहा है, वो आजकल का नहीं है, बीजेपी का नहीं है, पहले कांग्रेस भी कर रहा था, मगर बीजेपी खुलेआम बहुत जोर लगा के कर रहा है। तो ये एक प्रक्रिया बहुत तेजी से यहाँ पे चल रहा है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे कंपनी जब हम बोलते हैं तो उसमें भी हमें 2 तरह के सोचना होगा। एक तो ये होते हैं कि जो छोटे ठेकेदार जैसे काम करते हैं, और दूसरा जो बड़े बड़े कंपनियां पूरा जैसे जमीन को ही वो कब्जा कर लेते हैं, आप कुछ मत करिएगा, हम जो कहते हैं सिर्फ वही करिएगा। तो जो ठेके पे लेते हैं वो बस बीज देते हैं और बोलते हैं कि भाई इतने बीज चाहिए तुम्हें इतने जमीन के लिए और तुम इतना उपज हमें दोगे। मगर अभी जो हो रहा है वो वैसा नहीं है। अभी जो हो रहा है वो ये है कि आप ऐसे ऐसे समय पे इतना इतना डालेंगे ही, और नहीं डाले तो आप पे जुर्माना पड़ेगा, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स बन रहे हैं। तो ये जो बड़े कंपनियों का आने का जो एक बड़ा सा एक मूवमेंट जैसा चला है, movement in the bad sense, not in the people's movement thing, but there's a huge shift of large companies going into direct contracts. And ये सब जो कंपनियों का जो खेती का जो कानून जो बदले हैं, उसमें बहुत कंपनियों का फायदा हो रहा है। तो जब कंपनियों का फायदा हो रहा है तो ये तो साफ जाहिर है कि किसानों को नुकसान हो रहा है, क्योंकि किसानों के उपज का ही ये कब्जा कर रहे हैं। और तीसरी बात जो यहाँ पे हम गौर करना चाहिए वो ये है कि यहाँ पे कर्नाटक में मार्केट हमेशा ऐसा रहा है कि कुछ लोगों को हासिल हो ही रहा था, बड़े किसान को, और सीमांत किसान ज्यादा मार्केट में बेचते नहीं थे। तो जो मार्जिनल फार्मर्स हैं उनकी जो उपज अभी अगर मार्केट में वो ले जाना चाहते हैं तो भी बहुत मुश्किल है, और ये कानून के बदलने के वजह से तो और भी मुश्किल हो गया। तो एक तरह से यहाँ पे जैसे मैंने देखा, ये मेरा स्वयं व्यक्तिगत टिप्पणी है, ऐसा नहीं है कि कोई मूवमेंट में इसके बारे में बहुत चर्चा हुई है, मगर कई जगहों पे ये बात सुनाई भी देता है कि छोटे किसान इसलिए इन कानूनों के विरुद्ध खड़े नहीं हुए हैं क्योंकि मार्केट उनके पहुंच में, मंडी कभी उनके पहुंच में था ही नहीं। तो जब मंडी पहुंच में था ही नहीं तो आज हम क्यों भिड़े? जिनका लुटने वाला है वो भिड़े ना, और वो जो मंडी से नुकसान पा रहे हैं, होने वाला है, उनको कुछ तो अभी ये है कि भाई हमें तो कुछ नहीं होना चाहिए, सरकार हमारा है तो हमारा देखभाल कर लेगा। तो ये जो भावना है उसको हम लोगों, ये जो बड़े किसान हैं, और ज्यादातर ये जो बड़े किसान हैं वो सवर्ण ही है, और सीमांत और छोटे किसान ज्यादातर दलित, आदिवासी और अन्य जातियों के हैं। तो ये जो जाति और पैसे का जो भुकाल चढ़ा है किसानों के सर पे, पंजाब में जितना, एक जैसे पंजाब या इवन उत्तर प्रदेश में जितना हम छोटे किसानों का जो भागीदारी देख रहे हैं आंदोलन में, वो हम यहाँ पे नहीं कर पा रहे हैं। और महेश भाई अगर होते तो ज्यादा अच्छा रहता,
क्योंकि उनका ज्यादा अनुभव रहा है छोटे किसानों के साथ काम करके, जैसे मुझे अंदाजा है। तो ये 3 बातें, और एक छोटी सी चौथी बात ये एफपीओ के बारे में। देखिए, एफपीओ का बहुत ही भूत चढ़ा के रखा है पिछले सरकार ने भी, पिछले यानी मनमोहन सिंह के सरकार ने भी, और अभी मोदी का सरकार तो पूछिए ही नहीं। क्योंकि भूत इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये एफपीओ बता के लोगों को एक वहम में डाल रहे हैं कि भाई एफपीओ हो गया तो सब ठीक हो गया। और अर्बन एरियाज में, कंज्यूमर्स में ये बहुत ही उनके मन में है कि भाई एकजुट हो गए किसान तो सब ठीक हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, एफपीओ बनता ही एक मार्केट ओरिएंटेड इसमें है, वो किसानों के हित में या परिवारों के हित में नहीं होता है, वो सिर्फ मार्केट के हित में होता है। तो ये एफपीओ का डेफिनेशन ही कॉर्पोरेट सर्विसिंग के लिए है। और एक तरह से अगर हम पीछे हटके देखें, कुछ साल पीछे हटके देखें, तो एफपीओ का आने का कारण ये था कि हम सरकार को छोटे छोटे किसानों से अगर खरीदना है तो नहीं होगा, तो हम एक काम करते हैं कि एफपीओ बना देते हैं ताकि वो एकजुट होकर बेचे। तो वो आजकल तो चलता ही नहीं है क्योंकि प्रोक्योरमेंट ही कितना कम कर दिया है। और जो प्रोक्योरमेंट का ठेका दे रहे हैं, एफसीआई से हो या कोई और डिपार्टमेंट से हो, वो इनवेरिएबली ओपन टेंडर्स हो रहे हैं। जब ओपन टेंडर्स हो रहे हैं तो छोटे एफपीओ के लिए तो ज्यादा स्कोप नहीं रहता है। तो एफपीओ में भी एक वर्गीकरण हो रहा है। छोटे किसानों का एफपीओ उतना ताकतवर नहीं रहता है, उनके पास एक प्रोडक्ट रहता है या 2 प्रोडक्ट रहता है, मगर जब टेंडर बुलाते हैं तो 10 प्रोडक्ट बुलाते हैं। तो कौन 10 प्रोडक्ट दे सकता है? वही जो बड़े किसानों का एफपीओ हो या बड़ा एफपीओ हो जो बाहर से खरीद के भी बेच सके। तो ऐसे एफपीओ का एक तरह से वहम चढ़ा के रखा है, और उसका ना हम किसानों के लिए फायदा उतना देख रहे हैं, और वहां पे हम देख रहे हैं जहां पे संगठित हो किसान, और दोनों अपने क्या बोलते हैं, अपने ही समाज में, अपने ही क्षेत्र में मार्केट ढूंढ के और बाहर के मार्केट को भी जो एक्सेस कर पा रहे हैं, वैसे एफपीओस में हम कुछ तरक्की देख रहे हैं, वैसे एफपीओस के परिवारों में हम कुछ सुधार देख रहे हैं। तो ये कुछ 4-5 टिप्पणियां मेरे, माफ कीजिएगा समय होने के बाद मैं ये आगे रख रहा हूँ। तो जिंदाबाद साथियों, और बहुत धन्यवाद हमारे यूपी और तेलंगाना के साथियों का। और महेश जी का कभी और सुनेंगे शायद, और कभी और मौका है तो मैं भी और थोड़ा विस्तार में बात रखना चाहूंगा। जिंदाबाद। थैंक यू ध्रुव जी, आपने बहुत ही सटीक और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों को सामने लाया है। श्री हर्षा के भी कुछ कमेंट्स है, अगर आप उस पर बोलना चाहे तो अच्छा होगा। मैंने चैट बॉक्स में देख रही हूँ तो Yeah, not really much. It is what I've written. So mostly FPOs are being pushed a lot. उसको हिंदी में बोलना हर्षा, what you've written in English, if you can just say that in Hindi. ओके, या सो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि तेलंगाना में भी बहुत सारे फंडिंग सपोर्ट के साथ 5 lakhs per FPO, ये वो they give a lot of they're trying to push it a lot, and farmers are just not able to, even though there are incentives, the farmers are not able to gather people and get them going. And in case huge organizations like Dhan Foundation and other folks who are trying to do it are able to do it, जो कर पा रहे हैं, वो लोग भी only they are only fertilizers कम दाम में लाके थोड़ा मार्जिन में बेच पा रहे हैं, राइट। सो वो ऐसे थोड़ा छोटा बेनिफिट दे पा रहे हैं। थोड़े लोग कॉटन को भी प्रोक्यूर करके ट्राई कर रहे हैं, बट इतना ज्यादा इम्पैक्टिवली नहीं हो रहा है वो भी। सो वो ओवरऑल अभी मेरे ख्याल से वो एफर्ट एफपीओ का जो डायरेक्शन में होना चाहिए वो ज्यादा नहीं हो रहा है। और एक्चुअली फार्मर्स
जैसे कि द्विजी ने बोला था, मोस्टली कॉर्पोरेटाइजेशन के एक स्टेप पहले जैसा है, एफपीओस में भी एक्चुअली फार्मर्स के जो एंटाइटलमेंट्स है उसके तरफ भी काम करना चाहिए, राइट। सामूहिक होके एक्चुअली एफपीओस भी एक एक्चुअल कलेक्टिव है, और उसमें भी उनका राइट्स है। अगर उनका पीएम किसान नहीं मिल रहा है, उनका ये नहीं मिल रहा है, उनका लैंड रिकॉर्ड्स क्लियर नहीं हो रहा है, सो कलेक्टिवली भी अगर गवर्नमेंट भी उनको देख सकते हैं, वो एंगल से भी एंटाइटलमेंट्स उनका सही से आना चाहिए। और ये एक ग्रुप है उनको जिसको मैं आंसरेबल हूँ, राइट, जिससे मैं बात कर सकता हूँ। सो वो भी एक्चुअली एक अलग डायरेक्शन है, बट उस डायरेक्शन में नहीं हो रहा है, ओनली मोस्टली एक बिजनेस एंटिटी जैसा है। एंड अगर उससे ज्यादा एक्सप्लोर नहीं करेंगे ये टाइम पे ही, और पुश नहीं करेंगे गवर्नमेंट को भी, सो डेफिनेटली एक बिजनेसेस को एक अच्छा खासा ग्रुप ऑफ फार्मर्स पूरे कंट्री में दिखेंगे, और उसको कैप्चर करने में और ज्यादा इजी होगा, unless we have a stronger foundation for the FPOs, is what I think. Thank you, Harsha. Meera, I think so we can conclude. Do you have any final comments? No, we are almost close to 8 o'clock. Yes. So if you have 1 minute of conclude, you can do, and then Parth would conclude from our side. Yeah, so I think yeah, I'll just maybe pick some of the things that Dwiji pointed out, and one important thing that he talked about was lack of access to APMCs or markets, and probably that is the reason why, not probably, that is a major reason why women farmers as well, they have never really had access to these kinds of organized markets. So for them also, ensuring that they get access to safer markets where there is a lesser chance of them being exposed to violence or any kind of harassment is also something that should be looked into. Again, I'm speaking from the perspective of gender again, so sorry if I'm missing out on anything. But yes, I think a lot of the issues that Vijay brought up were very, very interesting and very essential. And thank you all for making the time to talk about such important issues. आप सभी का धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और हमसे बात की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सभी का, विशेष तौर पर आज के जो वक्ता रहे योगीराज भाई और श्री हर्षा, और जिन्होंने पूरा सत्र संचालन किया गार्गी जी, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। और महेश भाई को हम जोड़ नहीं सके इस बार, तो अगले सत्र में अगर अवकाश मिला और तो उनको जोड़ने का प्रयास करेंगे। मैं वैसे गुजरात से हूँ, थोड़ी गुजरात की बात होनी चाहिए ऐसा मीरा ने बताया मुझे, तो एक दो मुद्दे ही अभी ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि समय भी काफी हुआ है। वैसे गुजरात तो एक तरह से मॉडल स्टेट पुराना है, अब नया तो यूपी बन रहा है, पर हमारा पुराना तो काफी मतलब किसानी का भी एक तरह से जिसे बोले कि एक बाजार से जुड़ाव, वो गुजरात में हर क्षेत्र का बाजार से बहुत जुड़ाव रहा है। और हम गुजरातियों जिसको हम व्यापारी प्रजा भी बोलते हैं, तो बाजार से उनका काफी लगाव है। तो एक तरह से कलेक्टिव उतना एफर्ट नहीं हो रहा है ये नए कानूनों के खिलाफ में भी और ये पूरे मूवमेंट के साथ जुड़ने भी, पर कई लोग और खासकर युवा जो हैं वो एक तरह से, जैसे मैं बात करूं कि वैकल्पिक व्यवस्था कैसी हो उसके बारे में काफी कुछ मशक्कत या प्रयास हो रहे हैं, पर जैसे बोला कि स्थिति कुछ बहुत क्या आशास्पद है ऐसा मैं नहीं समझता हूँ।
पर आने वाले दिवसों में अगर डिटेल में कुछ बात रखने का अवकाश मिलेगा तो दूसरे साथी भी बात रखेंगे। पर ज्यादातर जो बातें आई है उससे मैं उसी से उससे कुछ गुजरात में कुछ बहुत ज्यादा अलग तस्वीर है ऐसा नहीं समझता हूँ। आज आज में जो बात रखी गई उसमें उसको एक तरह से समापन करने के लिए कि एक त्योहारों की क्या बोले त्योहार का काफी खत्म हुए, उससे हमें एक नई ऊर्जा और एक उत्साह मिला है। और ये संवाद के जरिए भी हमारा यही प्रयास है कि युवा एक साथ आए, बात करे, अपनी बात रखे और दूसरों की बात सुने। और जैसे कई मुद्दे आज जिन पर, जैसे महिला किसानों का मुद्दा एक तरह से बहुत डिटेल में बात नहीं हो पाई, या आने वाले दिवसों में अगर कर सकते हैं तो उस तरह के मुद्दे की जो जिनके बारे में ज्यादातर बात नहीं होती है, तो वो बातें भी इस प्लेटफॉर्म पर काफी रखी गई है और आने वाले दिवसों में भी हम रखेंगे और नई ऊर्जा और उत्साह के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। अगले गुरुवार को जो विषय है उसका मैं शीर्षक बता दूं, सामाजिक और पर्यावरणीय नजरिए से खेती और युवा, उसके बारे में बात आने वाले गुरुवार को जो युवा संवाद होगा उसमें होगी। और 3 बातें मुझे लगता है कि जो हमारे लिए संघर्ष और निर्माण के जो हम सभी कोई काम कर रहे हैं उसमें एक तरह से आशा देने वाली या आगे बढ़ने का प्रेरणा देने वाली, ऊर्जा देने वाली है कि एक तो जो भी कुछ बातें रखी उसमें विकल्प के लिए युवा काफी मशक्कत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं और कुछ ना कुछ प्रयास कर रहे हैं। तो वो खेत उत्पादन से लेकर बाजार से लेकर बाजार का नया स्वरूप कैसा होना चाहिए और ग्राहकों के साथ संबंध कैसा हो किसानों का, उसके बारे में भी अलग अलग स्तर पर, छोटे छोटे स्तर पर युवा काम कर रहे हैं, जो बहुत मुझे लगता है एक महत्वपूर्ण बात है। दूसरी जो 2 महत्वपूर्ण बातें हैं उसमें भूमिहीन और मजदूर की आवाज एक तरह से बहुत बुलंद होकर पिछले कई सालों से उठी है और ये पूरे आंदोलन में भी उनके उनके पक्ष में बात रखने की प्रयास हुआ है, उनके अधिकारों के लिए बात हुई है। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि अगर किसान की अगर हम सोच में भी अगर चित्र देखते हैं तो उसमें पुरुष ही हमें नजर आता है, उससे हटकर महिला किसान भी हैं, उनके भी अधिकार हैं और पुरुषों से कहीं ज्यादा काम महिला किसान कर रही है और पूरी देश की किसानी उनके एक तरह से श्रम पर, कंधों पर टिकी हुई है। तो उनके अधिकारों की बात और उनके लिए भी एक आवाज काफी बुलंद पिछले सालों में हुई है। तो ये 3 हमारे लिए आशा की बात है, उसको लेकर हम आगे बढ़ते रहें। आज जो भी कुछ जुड़े हैं उन सभी का धन्यवाद। और ये आप फेसबुक और वेबसाइट के माध्यम से भी ये पूरे संवाद का लाभ आगे भी ले सकते हैं। तो जुड़े रहिए। सभी को जिंदाबाद।